लोकेशन मैटर करती है पॉडकास्ट के लिए या सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकता है? अगर आप कोई गलत काम करना चाहते हो ना रॉन्ग डायरेक्शन में, तो आस्क फ्रॉम एवरीवन। हम पाकिस्तान में बैठे हैं, क्लाइंट यूएस में बैठा हुआ है, 24 घंटे में कैसे उसको सर्विसेज दे सकता है? मैंने आपके जूते नहीं पहने और आपने मेरे जूते नहीं पहने। वीकनेस पे अगर हम किसी को हायर करेंगे वो हमें पाकिस्तानी हिसाब से खा के नहीं चला जाएगा। जो हमारा ऑनलाइन का बिजनेस है उसमें 3 डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ मुजीब मौजूद है। इनसे हमने आज पॉडकास्ट पे डिस्कस किए, बड़े डिफरेंट आइडियाज़ हम ला रहे हैं, उसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन की, पूरे 1 घंटे की डिस्कशन है। इसके अलावा एजेंसी ग्रोथ और उसकी स्केलिंग पर बात की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुजीब, सबसे पहला सवाल मेरा तुमसे ये है कि कोई भी एजेंसी या कोई बिज़नेस खोलना चाहे तो वो क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करे, कैसे खोल सकता है वो? अच्छा सवाल है। 2 साइड है इसके। तो एक तो लीगलिटी है कि उसकी तरफ से हम नहीं जा रहे हैं फ़िलहाल, कि जो गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन है, जो लीगल काम है। दूसरे काम की तरफ आ जाते हैं कि दूसरा कौन सा साइड है। सबसे पहले तो अपने आप को एनालाइज करें कि मेरे पास अभी इस एट द मोमेंट कितना क्लाइंट है, कितना बिजनेस है, सही, ताकि मैं अपनी टीम बिल्ड करूँ। एजेंसी को हम छोड़ देते हैं, टीम बिल्ड करूँ। तो आप हायरिंग करो, पहले सबसे पहले 1 एम्प्लॉय या 2 एम्प्लॉय हायर करो इस पर योर कैपेसिटी, कि आपके पास कितने क्लाइंट का स्पेस है और कितने आपकी रेवेन्यू है। तो आप हायरिंग करो उसको, और अपनी उस बंदों को हायर करो जो जो आपकी वीकनेसेस हैं, जो जो चीज़ें आप खुद कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ है उसकी नहीं, जो अपनी वीकनेसेस को पहले फुलफिल करो और उसको हायर करो। फिर आप जो है ना, आपको जाहिर सी बात है कि ग्रोथ तो चाहिए हर बंदे को। तो जैसे जैसे वक्त के साथ साथ आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा, क्लाइंट भी बढ़ते जाएंगे, तो फिर एजेंसी को आराम आराम से आपने जो अपने एम्प्लॉय है इसको इंक्रीज़ करना है, उसकी नंबर। तो जो नॉर्मल एक बिज़नेस होता है उसमें मैं कहता हूँ, उसमें तो एक गूगल के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें और बुक में आपको मिलेंगी कि 3 डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजेंसी में, या जो हमारा ऑनलाइन का बिज़नेस है उसमें 3 डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक डिपार्टमेंट हो गया जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है। दूसरा डिपार्टमेंट हो गया जो सेल्स का डिपार्टमेंट है। तीसरा डिपार्टमेंट हो गया जो जो ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है। अब जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है उसमें टेक्निकल चीज़ें भी आ जाती है, मार्केटिंग आ जाता है, जितना भी आपका टेक्निकलिटीज़ है उसमें आ जाती है। फिर सेल्स का क्या है कि बिज़नेस कहाँ से आएगा, सेल्स टीम कौन लेकर आएगा, लीड जनरेशन, क्लाइंट क्लोजिंग, क्लाइंट एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें। फिर जो तीसरा डिपार्टमेंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, कि अब प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, डिलीवर कैसे करना है, हाउ टू टॉक विद क्लाइंट, हाउ टू रिपोर्ट टू क्लाइंट, अपने इंटरनल टीम में टास्क को कैसे असाइन करना है, किस किस को कौन सा टास्क देना चाहिए, क्या डेडलाइन रखनी है, अगर डेडलाइन मिस हो गए तो उसको फिर कैसे मैनेज करना है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया इंटरनली, पॉलिटिक्स ऑफिस में चल रही उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोलो भी काम कर रहे हो ना, तो ये तीनों काम आपने करने पड़ते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि क्लाइंट को के साथ भी आपने बात करनी है, तो वो आ गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले में। उसको जो डिलीवर करना है, जो आप काम कर रहे हो ना, तो वो आ गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले पार्ट में। दूसरा जो है ना टेक्निकल, जो ऑपरेशनल पार्ट, इसको तो आपने काम भी खुद करना है। तीसरा जाता है कि आपने क्लाइंट भी खुद क्लोज करना है। तो पहले तो आपने खुद सारी चीज़ें करनी है। और अगर आपको लगे कि हाँ, मुझे अब मेरे पास रिसोर्सेज भी है, मेरे पास बिजनेस भी है, तो मैं हायरिंग कर सकता हूँ, तो एक डिपार्टमेंट हायर करो। फिर भी आपने 2 खुद एज आ फाउंडर, एज आ ऑनर संभालने हैं। अगर वक्त आने पर आपके पास और रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो और बंदा हायर करो उस डिपार्टमेंट का, फिर और बंदा। तो इस तरह ये हायरार्की बनाओ डे 1 से। ये हायरार्की आपने बनानी है और अपने आप को एनालाइज करना है कि मैं सेल्स में अच्छा हूँ, मैं टेक्निकल काम में अच्छा हूँ, मैं फाइनल लाइनर हूँ, मैं बॉटम लाइनर हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, कौन से मेरी पर्सनैलिटी का जो ट्रेट है वो है। तो उसी मुताबिक फिर आप हायरिंग करो, अपने वीकनेस के साथ, अपने स्ट्रेंथ के साथ। इतनी डिटेल में बताया इसको। सिर्फ एग्जैक्टली अगर पॉइंट्स में अगर करें, जब मैंने कहा वीकनेस पे हायर करें, भी वो करता हूँ। 3 पॉइंट्स तुम एक दफ़ा आखिरी में दोबारा बताओ। जी। पहला पॉइंट क्या बताया तुमने? वीकनेस, स्ट्रेंथ, और साथ में आपकी कितना बिजनेस है आपके पास। बिजनेस कितना। लेकिन वीकनेस पे अगर हम किसी को हायर करेंगे वो हमें पाकिस्तानी हिसाब से, समझ रहे हो ना, मेरा खा के नहीं चला जाएगा। नहीं, इसके लिए तो आपने देखो ना, जो फाउंडर होता है ना, सीईओ, उसमें क्या सीन होता है, उसका
उसको ये आर्ट आना चाहिए कि हाउ टू मैनेज पीपल। उससे फिर ये है कि कैसे उनसे काम निकालना चाहिए। उसको हायर करना, उसको ये थोड़ी बताना है कि ये मेरी वीकनेसेस हैं। हाँ उसको हायर करो जो जो चीज़ों में वीकनेस का मतलब क्या है, वीकनेस का ये मतलब नहीं कि आप कर नहीं सकते, आपको उसको करने में आपको बोरियत महसूस होती है, मज़ा आपको नहीं मज़ा आता। नहीं आता, आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। तो फॉर दैट रीज़न आप उस बंदे को बताओ मत और उसको हायर करो, उसको टारगेट दे दो। अगर आप उसको अच्छा पे कर दोगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो जाएगा। सही। दूसरा जो पॉइंट है जो रिसोर्सेज का है, जो बिजनेस डेवलपमेंट का है, वो ये है कि आपके पास कितना क्लाइंट है। मतलब अगर 2-3 क्लाइंट है और आप खुद संभाल सकते हो और रेवेन्यू इतनी नहीं है कि आप किसी को हायर करो, तो उसके बाद ये कर सकते हो कि अपने पॉकेट को देखकर उसी स्टेज का, उसी मायार का एम्प्लॉय हायर करो जितना आप पे कर सकते हो उसको। सही। yes. अच्छा, बिजनेस प्लान अगर हमने तैयार करना है तो वो कैसे तैयार करें? ठीक है। मतलब अगर हम, यानी कि एजेंसी का कोई प्लान है कि, यानी कि एक तो एजेंसी पे तुमने एम्प्लॉय साइड का बता दिया, एक बिजनेस है कि ग्रोथ की साइड पे लेके जाना है कि यार मुझे ये सर्विसेज चाहिए या ये सर्विसेज देनी है XYZ, यानी कि मैं अमेजोन की सर्विसेज भी देना चाहता हूँ, SEO की भी सर्विसेज देना चाहता हूँ, तो उसका प्लान की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखो, पहले तो जाहिर सी बात है, जो बिजनेस बंदा नीश सिलेक्शन करता है उसके कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो ये देखो कि जो हमें नीश में जा रहा हो उसमें ग्रोथ कितनी है। ठीक है। ग्रोथ आप नंबर पढ़ लो, आप केस स्टडी पढ़ लो, आप ट्रेंड देखो, आप स्टेटिस्टिक देखो। फिर दूसरा है कि इसका फ्यूचर क्या है। ठीक सही। है। और आप फिर इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है जो मैं कहता हूँ कि ये भी करना चाहिए कि आपका गोल क्या है। आपने 100 के रेवेन्यू अचीव करना है, आपने 10,000 करना है, आपने $1 मिलियन करना है, आपने $1 बिलियन करना है। क्योंकि आपका गोल जो होता है ना उसके मुताबिक काम करोगे ना तो उसमें आउटपुट ज़्यादा आ जाता है। तो इसको आप पहले सर्च करो कि कौन कौन से नीशों पर मैंने काम करना है, और फिर ठीक उसमें है। ये करो कि जिस नीश में आपको लग रहा है कि मुझे इस, वो कहते हैं ना कि आप अपने मैंने आपके जूते नहीं पहने और आपने मेरे जूते नहीं पहने, तो अपने आप को देखो कि अगर आपको इंस्टेंट मनी की ज़रूरत है, आपका किचन का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट नहीं, तो आप ऐसे स्किल सेलेक्ट करो, ऐसी नीश सेलेक्ट करो जिसमें क्विक इंस्टेंट मनी आ जाए। उसमें बहुत सारे स्किल आ सकती है, लेकिन स्टार्ट में जब भी स्टार्ट कर रहे हो ना तो एक ही स्किल रखो। क्योंकि अगर आईफोन ने कितने साल पहले उसने स्टार्ट किया तो वो आज और चीज़ें बेच रहा था, तो आईफोन नहीं रह जाता, इस तरह बाटा है। तो पहले अपने आप को जो है ना बिल्कुल ब्रांड आइडेंटिटी बनाओ कि मेरी एजेंसी या मेरी कंपनी, मैं इस सर्विस देता हूँ, चाहे वो अमेज़ॉन PL है, अमेज़ॉन होलसेल है, टिकटॉक है। क्योंकि फिर ग्रोथ बहुत इजी है जो है ना, वो बिगिनिंग मुश्किल है, फिर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, वर्टिकल ग्रोथ है, आप जिस मोड़ पर जा सकते हो। तो फिर आपका अपना ओपिनियन होता है, लेकिन स्टार्ट में उन स्किल को या उनको सेलेक्ट करो कि जिससे आप जल्दी पैसे कमाओ, क्योंकि मोटिवेशन आ जाती है ना। तो उसको सेलेक्ट करो, फिर उसमें आप रिफाइन करो कि हाँ इसमें मैं डिलीवर भी कर सकता हूँ या नहीं। जब तक आपकी डिलीवरी नहीं है ना, तो आई बिलीव के 2024 में एक चीज़ मैं बताऊँगा कि कंपटीशन सेल्स का मोर क्लाइंट का नहीं है, कंपटीशन है डिलीवरी का। जिसने अच्छा डिलीवर किया तो वो आगे जाएगा। सही। अच्छा, तुम्हारी एक पोस्ट आई थी अभी थोड़े दिनों पहले। हाँ। वो क्या था कि तुम्हारे पे रिसोर्सेज का मसला आ रहा है, तुम पॉडकास्ट करना चाह रहे हो, वो थोड़ा सा मैंने कहा तुम मुझसे ऑफ कैमरा में डिस्कस करे थे, मैंने कहा ऑन कैमरे में लेके आते हैं नहीं, इसको। अच्छा आपने किया, क्योंकि उसकी पोस्ट के ऊपर मुझे बहुत सारे पर्सनल कॉल्स भी आए, DM भी आए कि क्या मसला है। मैंने कहा मसला मुझे कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं पॉडकास्ट वाले जो बिजनेस तो नहीं है मुझे, तो अभी मज़ा आता है मैं यार। खुद भी करता हूँ। ठीक है, आपको तो पता है प्रॉफिटेबल है और इतना टाइम लगाना पड़ता है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी पैशन है, लर्निंग पैसों से बढ़कर है फॉर मी। तो पॉडकास्ट पाकिस्तान में बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मिसिंग है ना वो मैंने नोट की। मैं पूरी बातें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आधे तो आपको बताऊंगा। वो ये है कि फॉर एग्जांपल अब हम दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम पॉडकास्ट करें, हमने 50-60 मिनट का रख दिया, उसमें यार उस तरीके से बातें नहीं होती। जब बंदा बैठ जाए ना, हम जब बैठ जाते हैं ना दोस्तों के साथ 3-3 घंटे 4-4 घंटे, फिर वो बातें निकलती है, वो राज निकलते हैं, वो जो टिप्स और ट्रिक्स और उसकी जो आपकी क्रिएटिविटी का लेवल है, जो आपकी अपने थॉट्स हैं वो निकलते। तो जो मेरा इस पॉडकास्ट का मतलब कि मेरे पास स्टूडियो हो, मेरे पास वैसे स्टूडियो नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने नहीं बनाया। हाँ,
और लाइव जाता हूँ, मेरा लाइव ही करता हूँ कैमरे वगैरह। तो मतलब इस तरह हम टेबल पर बैठे हो, 3-4 बंदों को बुलाए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के हो, अमेज़ॉन के हो, वो कंटेंट क्रिएशन हो, वो जो स्टार्टअप के रिलेटेड है, दराज वाले हैं, अमेज़न वाले हैं, जितने भी शॉपिफाई हैं वाले ना, हैं। हाँ, जितने भी स्किल्स है या जितने भी नीशेस है, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, या रियल स्टेट है, या उसमें हम आ जाते हैं कॉमेडी है, या वेंचर कैपिटलिस्ट के ऊपर है, 4-5 बंदे बैठे हुए हैं। और उसमें क्या है, उसमें हम कैजुअली बात कर रहे हैं, कोई किसी से सवाल नहीं कर रहा, डिस्कस कर रहा है, क्यूरोसिटी, क्योंकि मुझ में, मैं ऐसे पर्सनालिटी का हूँ कि मुझ में क्यूरोसिटी है। तो उसमें ये होगा कि उस पॉडकास्ट में क्या होगा, वो एक टाइप ऑफ ये होगा, मास्टर क्लास टाइप होगा कि फॉर एग्जांपल 5 बंदे बैठे, हम स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग से हमने स्टार्ट किया कि अमेज़ॉन में क्या हो रहा है, ठीक है, आजकल अमेज़ॉन में आपकी एजेंसी में क्या हो रहा है, हाँ, कोई नई चीज़ एक्सप्लोर की, ये सारी चीज़ें। तो फिर अगर कोई बंदा इस फील्ड में भी आना चाहे, तो इस फील्ड में क्या होगा, उसको अगर ये पॉडकास्ट देखे ना, तो उसको एक मास्टर क्लास टाइप मिल जाएगा कि भाई इसमें तो सब कुछ उसने बता दिया। उसमें यह है कि हम क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, क्योंकि 3-4 घंटे वाला जो है ना, वो आज की जो रील वाले हैं ना, वो नहीं देखते। तो वो 3-4 घंटे वाला जो आपकी ऑडियंस होगी ना, वो ऑथेंटिक होगी, वो लॉयल होगी, वो किसको कहते हैं ना, क्रीम ऑडियंस होगी, प्रीमियम ऑडियंस होगी। तो उससे है कि 3-4 बंदे बैठे हुए हैं और वो उस चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। वो मेरा काम है कि क्यूरोसिटी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें वैसे आ जाती हैं, मैंने ऊपर से भी ओवरव्यू दे दिया। तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो पॉडकास्ट का जो सीन है ना, सिर्फ इसकी बातें नहीं होगी कि जिस तरह कर रहे हैं कि आपने कितने कमा लिए या क्या कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं। तो उसमें फिर रियल नॉलेज आएगा, जिस तरह इंटरनेशनली भी हो रहा है। जो रोगन भी स्टार्ट में 2-3 बंदों की बुलाता था, और उसमें कोई ऐसी बातें नहीं होती, कैजुअल होता था, सब कुछ अनसेंसर टाइप होता था। तो ये मेरा एक आइडिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है कि इसको हम बेहतर बना सकते हैं, और उस पॉडकास्ट को पाकिस्तान में हम एक लर्निंग का टूल बना सकते हैं। तो अभी कैसे तुम आए, थोड़ा सा अपनी जर्नी तो शेयर करो, इंट्रोडक्शन तो बताओ कि कैसे आ गए पॉडकास्ट में। अच्छा, पॉडकास्टर ही हो, कोई एजेंसी ओनर हो, अभी नहीं क्या नहीं हो? भाई, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना। अच्छा, पॉडकास्टर तो मैं, खैर ये तो मेरा शोल है, कंटेंट मेरा शोल है। मैं लिखता मतलब सिर्फ पॉडकास्ट मेरा पाकिस्तानी और, लेकिन मैं लिखता बहुत ज़्यादा हूँ। और वो ट्विटर के ऊपर जो अभी एक्स हो चुका है, और लिंक्डइन के ऊपर शाये करे, तो और बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ है, ऐसे कुछ थॉट्स है कि हम शाये ही नहीं करें, पब्लिश ही नहीं कर रहे वो। लेकिन मैं जो मेरा मेन प्राइमरी बिजनेस है, वो एजेंसी का बिजनेस है। मेरी एजेंसी है अर्नियो के नाम से। क्या नाम है? अर्नियो। अर्नियो। पता है अर्नियो का मतलब क्या है? मतलब अर्न तो पैसे ही हो गए ना, अर्न करना, कमाना, ठीक है। नियो जो है ना, वो लिटिल इंग्लिश का वर्ड है, नए तरीके से। अच्छा, तो इसका मतलब ये है अर्नियो। अर्नियो। और हम अमेज़ॉन के ऊपर ही काम करते हैं। अमेज़ॉन है, टिकटॉक है, बाकी भी कुछ चीज़ें चल रही है और स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्पेशली एआई की रिलेटेड सॉफ्टवेयर वाले साइड पर मैं जा रहा हूँ आराम से। लेकिन पॉडकास्ट क्या है, मुझे क्यूरियोसिटी है कि लोगों से सीखूँ। तो मैंने ये पार्ट टाइम, ये मेरा शॉल है, मेरा पैशन है, इसको मैं पॉडकास्ट, तो इस तरीके से मैंने फिर पॉडकास्ट स्टार्ट किया। और उस टाइम पर मैंने स्टार्ट किया, आई थिंक उस टाइम आपने भी नहीं स्टार्ट किए थे जो मैंने स्टार्ट मैं तो अभी रिसेंटली 1 साल भी नहीं हुआ मुझे, हाँ, जिसमें से 4 महीने का तो मेरा गैप था। तो मैंने जब स्टार्ट किया उस टाइम पर इंडस्ट्री की जो हालात थी, और जो कोई पीएल के ऊपर बात नहीं कर रहा था, कोई अमेज़ॉन के ऊपर बात ही नहीं कर रहा था, मतलब जो पीएल है स्पेशली, तो मैंने उस टाइम स्टार्ट की पॉडकास्ट। और जिस टाइम पर इस इंडस्ट्री का बुरा हाल था, तो अभी तक चल रहा है। बीच में मैंने भी गैप लिया था, और अभी दोबारा मैं बहुत एग्रेशन, मतलब एग्रेसिवली आया हूँ और कर रहा हूँ। तो इसमें ये है मेरी जर्नी की प्रॉपर, तो मेरा बिज़नेस है जो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल है, और टिकटॉक शॉप भी है, क्योंकि उसको ही हमने वहाँ पर मूव कर दिया, जो हमारे ब्रांड है, और नया भी स्टार्ट कर दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन कंटेंट फ़िलहाल तो बस सिर्फ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अभी कुछ नया आ रहा है, कुछ नई चीज़ें मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, तो उसको रिलीज़ करते हुए फिर पता चल जाएगा। अभी तो चल रही है एजेंसी है और पॉडकास्ट, बस ये 2 चीज़ें कर रहे हो आजकल। तो और क्या कुछ देखिए, इसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नहीं, पॉडकास्ट एजेंसी पे इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा तुम्हारी? नहीं, क्यों? क्योंकि पॉडकास्ट के लिए जो है ना, मैं गेस्ट को बुलाता हूँ, वो आते हैं जब ऑनलाइन, ना एडिटिंग सब है, खुद करते हो? सब खुद। तो ना एडिटिंग है, ठीक है, और बैनर में 5-10 मिनट लग जाते हैं, 15 जो पॉडकास्ट का बैनर बनाते हैं।
और क्वेश्चन मैंने वो मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ रिसर्च करके। और पॉडकास्ट के लिए भी मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, अपना टेम्पलेट टाइप के सब कुछ एक जगह मैनेज है। मैं सिस्टम का बंदा हूँ, सिस्टम पर बात करता हूँ, सिस्टम का आम लाइफ में हर चीज़ में मैं सिस्टम को लेकर आता हूँ कि सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो ताकि फास्ट हो जाए। टाइम थोड़ा सा जो मतलब जाहिर सी बात है टाइम तो लगता है, लेकिन आई थिंक उसमें जो टाइम लग रहा है वो गलत जगह नहीं जा रहा, वो इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से लर्निंग हो रही है, वहाँ से कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। स्ट्रेटजी यानी कि लोकेशन मैटर करती है पॉडकास्ट के लिए, या सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकता है? मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना कि लोकेशन भी मैटर करती है या नहीं? यार आई थिंक जो कुछ अच्छे लोग हैं ना वो लोग प्रेफर करते हैं कि स्टूडियो में आ जाए, ठीक है, लोकेशन मैटर करती है। और मुझे लगता है कि यार मेरे पास अगर रिसोर्स हो तो मैं स्टूडियो बना लेता, और मेरा स्टूडियो डिस्पोजेबल स्टूडियो होता, मतलब डिस्पोजेबल इन अ सेंस ऑफ दैट कि उसको मैं मूव करता कि मैं लाहौर जा रहा हूँ तो अपने स्टूडियो को लेकर और एक दो बंदे जो मेरी टीम के हैं उसके साथ जाओ, फिर कराची। क्योंकि यहाँ पर मसला ये है ना, ये हम जो रोगन लेवल पर है, ना हम एलेक्स जो आपने नाम लिया, या जितने भी इंडियन पॉडकास्टर है, या डॉक्टर ह्यूबरमन है, जितने भी है ना, उन लोगों का ये सीन है ना कि इतने लेवल पर है ना कि उसके लिए एलॉन भी ऑफिस में आता है। हाँ भाई, तो हम तो नहीं है उस लेवल पर, तो हमें जाना भी पड़ेगा। मुझे जो लगता है कि मुझे अगर ऑनलाइन भी कहे तो ऑनलाइन भी मैं कर लूँगा। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड करे तो मैं फिजिकल भी जाऊँगा, मैं लाहौर जाऊँगा, मैं बक्कर जाऊँगा, मैं लिया जाऊँगा, जहाँ पर मुझे मिले मैं जाऊँगा। नहीं, मुझे सिर्फ ये एक सवाल था कि तुम्हें क्या लगता है कि ऑनलाइन ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं या ऑफलाइन? यार ऑफलाइन का मतलब था ना। अच्छा, जो तुमने बात की ना एलॉन मस्क और लेक्स फ्रीडमैन की, अब देखो वो उनके एरिया है, हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैंने यहाँ देखा है यहाँ भी लोग आ जाते हैं। ये हमारा एक साइकोलॉजिकल मसला है। जैसे तुमने किसी को भी बुलाया जाता है ना, वो तुम्हारे कम्युनिटी का बंदा है ना, मतलब पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाएंगे ना, हम इंटरनेशनली तो नहीं देखेंगे। एलॉन मस्क से तो हमारा कोई लेना देना भी नहीं है ना, वो क्यों आएगा? तो अगर हम नहीं, अभी उस एरिया में नहीं है ना। हाँ, मतलब ऐसे उस एरिया के नहीं है ना हमारा, मतलब हम उस कंट्री के लोग नहीं है, उस एरिया के नहीं है, हमारा वो वाला एरिया नहीं है ना। उनका एक डिफरेंट, उनका कल्चर डिफरेंट है असल में, आसान अल्फाज का। हाँ एग्जैक्टली, उसकी जो कल्चर डिफरेंट है। अपब्रिंगिंग अब ऐसा हो नहीं सकता कि किसी और के कल्चर के साथ आप फॉरन, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जाके हो जाए। अगर आप बड़े बड़े पॉडकास्टर भी देखोगे, विदाउट कल्चर कोई भी नहीं आता। मतलब जितनी भी उठा लो तुम, जितने भी फेमस लोग हैं, वो एक कम्युनिटी और एक कल्चर के साथ चल रहे होते हैं, वो मिस मैच कर जाते हैं, इंटरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन विदाउट कल्चर आप नहीं उठा सकते। हम अभी अगर मैं किसी को भी बुलाता हूँ, मुझे नहीं लगता, मेरे पास तो बड़े बड़े जो आईटी के हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो रेडी बैठे हुए हैं, बोलते हैं यार सब्र करो, आहिस्ता 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 करने, क्योंकि यार कितने कर लूँगा दिन में, मैं हफ्ते में 7 ही कर सकता हूँ ना। अपॉर्चुनिटी तो इतनी है। ये तो है। तो असल चीज़ ये है ना कि अगर वो कर भी रहे, वो एलॉन लोगों को बुला भी रहे ना, तो वो लोग अच्छी प्रिपरेशन भी करते हैं, और उनकी भी सिक्योरिटी के मैटर्स हैं, 1000 चीज़ें हैं, वो इतना आसान है। और जो डिस्पोजेबल की बात की है ना, अगर मेरे व्यूवर्स सुनना चाहते हैं, तो ऐसा सीन नहीं है। जो तुम्हें स्टूडियो लग रहा है ना, स्टूडियो से ज़्यादा जो महंगी चीज़ें ना, उसके दूसरे इक्विपमेंट है। अच्छा, कुछ भी नहीं होता स्टूडियो का खर्चा, तो 5% भी नहीं है। ये तो मैं लाइटिंग, तो ये इक्विपमेंट लेकर जा सकते हैं ना, ये तो मतलब बहुत महंगे होते हैं। अभी मेरा सवाल ये कि हम एजेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एजेंसी के लिए नहीं है, पर्सनल लाइफ के लिए भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं टाइम मैनेजमेंट से मतलब मैं कहता हूँ कि एनर्जी मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनर्जी मैनेजमेंट। अच्छा, जो ह्यूमन की बायोलॉजिकल कैसी एनर्जी वर्क करती है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि हम उसी मुताबिक अपने टास्क को डिवाइड करें, एलिमिनेट करें, ऑटोमेट करें या डिलीगेट करें। तो 4 काइंड ऑफ एनर्जी है हर इंसान में। एक है फिज़िकल एनर्जी, जिसमें हम फिज़िकली जितने भी वर्क से जो मूवमेंट आते हैं, जो मोशन आते हैं, उसमें हम करते, ये है फिज़िकल एनर्जी। दूसरी आ जाती है मेंटल एनर्जी, तीसरी आ जाती है इमोशनल एनर्जी, फोर्थ आ जाती है स्पिरिचुअल एनर्जी। अच्छा, मेंटल एनर्जी क्या है? मेंटल एनर्जी ये है कि जहाँ पर आपको हाई फोकस, जो कॉग्निटिव लर्निंग हो गया, कॉग्निटिव थिंकिंग हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, फोकस हो गया, ये आ गए। फिर तीसरी है इमोशनल एनर्जी। इमोशनल एनर्जी जो है ना इंट्रापर्सनल रिलेशन में आ जाती है, आपके पार्टनर के साथ, आपके जीएफ के साथ, जहाँ पर भी आपके जो है ना उसके साथ इमोशनल एनर्जी आ गई। फिर स्पिरिचुअल एनर्जी जो मेरी फेवरेट है, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस क्या है लाइफ का, हमारा पर्पस क्या है, वाई वी आर देयर इन दिस वर्ल्ड, या होमोसेपियन का क्या सीन है। तो ये है। अब हमने 4 एनर्जियाँ तो हो गई यहाँ में, हर इंसान में ये 4 एनर्जी काम कर दी।
अब आपने क्या करना है, अपने आप की मतलब अपनी ऑडिट करनी है, सही। ऑडिट करनी है। जो एक होते हैं कि जो टाइम हर बंदे के एक होते हैं हर दिन रिकरिंग टास्क जो हर दिन करना पड़ता है, उसको आप राइट डाउन करो। फिर आ जाते हैं वो टास्क जो मैनेजरियल टास्क मैं उसको कहता हूँ। मैनेजरियल टास्क ये कि आप किससे बात कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, तो ये है मैनेजरियल टास्क। जो हम अभी बात कर रहे हैं ये मैनेजरियल टास्क कर रहे हैं एक हम। ठीक है। फिर तीसरी आ जाती है प्रायोरिटी टास्क, मैं उसको कहता हूँ, ये मैंने अपने टर्म्स है अपने लिए डिवाइड किया। प्रायोरिटी टास्क ये है कि जो हाई क्रिएटिविटी मांगती है, जो टास्क जो हाई फोकस रिक्वायर्ड है उसके लिए, वो मीटिंग भी हो सकती है, वो रिकरिंग टास्क में भी कोई हो सकता है। तो अपने दिन को आप आइडेंटिफाई करो कि मेरी जो पीक ऑफ एनर्जी किस टाइम होती है, जब मैं जाग जाऊँ तो पीक ऑफ एनर्जी किस टाइम होती है। तो फिर उसी वक्त जो है ना आप हाई प्रायोरिटी जो हाई फोकस है और जिसका आउटपुट ज़्यादा है आता है ना उसके ऊपर फोकस करो, वो टास्क कंप्लीट करो। वो चाहे आप जिस टाइम पर भी आप जाग रहे हो ना, जाहिर सी बात है जब बंदा 6 घंटे 7 घंटे की स्लीप लेते तो फिर वो थोड़ा सा फ्रेश होता है। तो आप लोगों से वो कहते हैं ना कि विनती यही है कि आप लोग रिक्वेस्ट कि आप लोग स्टार्ट में रील्स शॉर्ट्स और मोबाइल नोटिफिकेशन को अवॉइड करो। मैं पहले 1 घंटे तक को मोबाइल नहीं देखता जब मैं जाग जाता हूँ ना, बस वो अपने कुछ चीज़ें करता हूँ, फिर उसके बाद अपने दिन को प्लान करता हूँ, अपने दिन को प्लान करता हूँ कि मैंने इस दिन करना क्या है। तो इस तरह की मतलब एजेंसी के कौन से काम है, पर्सनल कौन से काम है, इमोशनल कौन से काम है, स्पिरिचुअल कौन से काम है, जितने भी मेरे काम हैं उसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो आप ये करो कि फॉर एग्जांपल एजेंसी में आपने क्या करना है, एजेंसी वाले काम में कि मैनेजमेंट कैसी करनी, ये तो आपकी पर्सनल हो गई। एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर काम करो कि जहाँ आपकी पीक ऑफ एनर्जी है ना उसमें आप हाई फोकस हाई कंसंट्रेशन जहाँ से हाई आउटपुट आ रहे हैं ना वो काम करो। फिर आपकी आ जाती है दूसरी एनर्जी, लो लेवल एनर्जी, कि आप बस आप सिर्फ कुछ सुन रहे हो या कुछ बात करो, ये है। फिर तीसरी है कि फुल डाउन हो जाते हो। तो फुल जब डाउन हो जाए तो उसमें आप जो किससे बात से वो करो या वॉक पर जाओ, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाती है एजेंसी के काम। तो एजेंसी का टाइम मैनेजमेंट जो आपका सवाल था उसके ऊपर मैं अभी आऊँगा। वो ये है कि नवाल भी कहता है और मेरा ख़ुद भी यही मानना है कि अगर कोई टास्क क्रिएटिविटी नहीं मांगती तो उसको या ऑटोमेट करो या डिलीगेट करो या उसको एलिमिनेट करो। सही। जो क्रिएटिविटी आपसे रिक्वायर्ड नहीं है एज अ फाउंडर, एज अ ओनर या एज अ पर्सन भी, तो इसको या ऑटोमेट करो, डिलीगेट करो या एलिमिनेट करो। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि अगर ये तीनों नहीं कर सकते तो अपने आप को इम्प्रूव करो, इस काबिल अपने आप को बनाओ कि इसको करना है। तो जो टास्क एजेंसी में आप कर रहे हो या जो आपकी भी टीम में आप कर रहे हो ना, आप सिर्फ वो टास्क करो जो परेडो प्रिंसिपल भी है ना, 80-20 रूल, कि जो 20% काम है ना जो 80% आउटपुट देते हैं वो टास्क आप करो। जो डिलीगेशन के टास्क आपको लग रहा है कि इसके ऊपर टाइम ज़्यादा लग रहा है और मेरे पास रिसोर्सेज है एम्प्लॉय, तो उसको वो टास्क डिलीगेट करो। सही। और कुछ टास्क है कि आपने एलिमिनेट करना है। पिछले 6 महीने से मैं सिर्फ डेली बेसिस पर यह करता हूँ कि अपने ज़िंदगी से मैं चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि हम फजूल चीज़ें इतने कर रहे हैं ना कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो उसको एलिमिनेट करो, ख़त्म करो अपने लाइफ से। डिलीगेशन में क्या है, डिलीगेशन में या तो आप टीम को डिलीगेट कर सकते हो या टूल के ज़रिए ऑटोमेशन में टूल के ज़रिए ऑटोमेशन कर सकते हो, अपने टाइम बचा सकते हो। तो आपके पास टाइम आ जाएगा। तो टाइम को आपने डिवाइड करना है 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों में डिवाइड करना है कि आपके प्रायोरिटी टास्क कौन से है, रिकरिंग टास्क कौन से है, मैनेजरियल टास्क कौन से है। ठीक हो गया। इसमें कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होगा, सारा मैनेजमेंट वगैरह अगर तुम बात कर रहे हो तो एक एजेंसी खोल रहे हैं हम, तो उसमें तकरीबन एस्टिमेटेड कितना कैपिटल होना चाहिए हमारे पास? देखो, हम अगर जिस डिजिटल एजेंसी की हम बात करें और फ्रीलांसिंग की जो एजेंसी है, ई कॉमर्स की डिजिटल में, उसके लिए आई थिंक सो कि आप $0 से स्टार्ट करते हो। स्टार्ट में कैसे, आप पहले जो है ना वो अपने आप को आइडेंटिफाई करो, स्किल सीखो, स्किल सीखने के बाद लर्निंग करो, प्रैक्टिकल लर्निंग, किसी भी कहाँ पर इंटर्नशिप करो या जो भी है करो। फिर उसके बाद 1-2 आधा क्लाइंट हंट करो। उससे जब पैसे आने लग जाए हर महीने और आपको लगे कि यार मेरे पास काम बढ़ रहा है, तो आप उसी पैसों में से जो है ना वो सेविंग थोड़ी सी होने, तो आप किसी बंदे को हायर करो, एक बंदे को। तो मतलब 0 से स्टार्ट ले लो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो 0 से स्टार्ट ले लो। आराम से जो स्टेपिंग स्टोन है, जो एक हायरार्की पिरामिड्स बनते हैं ना, पिरामिड्स की हायरार्की है, उस तरीके से अपने आप के ऊपर स्टेप्स रखते जाओ जो स्टोन्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने जो है ना वो डे 1 से मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, तो आई थिंक कि आपके पास 15-20 लाख होने चाहिए
वो क्यों, उसके मैं थोड़ा सा डिवाइड भी कर लेता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ, वो कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा हो उतने ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, वो है ई कॉमर्स की एजेंसी, या वो है आईटी की जो सॉफ्टवेयर हाउस है, या डिजिटल मार्केटिंग की। तो आप यूँ करो कि यार मेरी जो स्पेशलिटी है, जो मेरे नीश है, वो है टेक्निकल मैं नहीं हूँ, या टेक्निकल मुझे आता है लेकिन मैंने काम लेकर आना है। तो आप ये करो कि सेल्स का बंदा हायर करो, सेल्स का बंदा जो लीड जनरेट करे उसको करो। जो फिर एक, अगर आप क्लोजिंग में अच्छा हो, खुद करो क्लोजिंग, क्लोजर को करो। और सेल्स टीम से पहले पहले आपने टेक्निकली हायरिंग करनी। जो 10-15 लाख की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि फॉर एग्जांपल आप 2 बंदे हायर करो। फॉर एग्जांपल आपने शॉपिफाई डेवलपमेंट की एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो 2 डेवलपर हायर करो, हायर कर ले। डे 1 से हायर करो। क्यों? आपके पास जो है ना वो कैपिटल है, तो उसको हायर करो। साथ में उसके लिए क्लाइंट लेकर आओ, उसके लिए सेल्समैन हायर करो। तो स्टार्ट 0 से भी कर सकते हो, स्टार्ट 20-15 लाख से भी कर सकते हो, स्टार्ट 50 लाख से भी कर सकते हो। वो आपके सिचुएशन के ऊपर है कि आप कहाँ पर खड़े हो। अगर आप 0 से हो तो 0 से करो। 0 से, मैंने खुद 0 से स्टार्ट किया हुआ है। आपने सही। 0 से स्टार्ट किया क्या सीन? हाँ, जीरो से स्टार्ट करते हाँ, हैं सब। हमारे को कौन सी विरासत मिली है हमें? कुछ भी जनरेशनल वेल्थ तो मिला ही नहीं, लेकिन हमने बनाना है वैसे जनरेशनल वेल्थ। हाँ। तो 0 से स्टार्ट भी कर सकते हो। और मैंने एस्टिमेटेड नंबर भी बता दिया। ये नंबर कोई पक्का नंबर ये नहीं है कि वो कहना है कि ये है बस लकीर। नहीं भाई, आप कम रिसोर्सेज में भी स्टार्ट कर सकते हो। अपने आप को एनालाइज करो, अपने गोल को आइडेंटिफाई करो, क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है। सही हो गया। ब्रांडिंग वगैरह करने का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? कैसे ब्रांड करेंगे एजेंसी को? क्या स्ट्रेटजी उसकी भी होनी चाहिए वैसे? यार ब्रांडिंग में अब मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ब्रांडिंग में ये आ जाते हैं कि कंटेंट है, सही है, सारा गेम कंटेंट का है ब्रांडिंग में। कि आप जो कर रहे हो, जो अचीव कर रहे हो, उसको सोशल मीडिया के ऊपर मल्टीपल प्लेटफॉर्म के पोस्ट करो, कंटेंट लिखो। जो अब उसमें विजुअल भी आते हैं, उसमें वीडियो भी आती है, उसमें रील भी आते हैं, उसमें जो है ना राइटिंग कंटेंट भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, अपने आप को ब्रांड करने। फिर अगर आपको लगे कि नहीं हम हाई लेवल पर है, हमारे पास बजट का मसला नहीं है, हमारे पास पैसों का मसला नहीं है, तो आप फिर यूँ करो कि एड्स चलाओ, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आओ, मार्केटिंग के ऊपर आओ। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि यार अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, और मैं खुद भी वो नहीं कर रहा, मैं खुद भी पोस्टिंग कर रहा हूँ, मैं खुद कंटेंट डाल रहा हूँ, विजुअल, ऑडियो, वीडियो जितने भी हैं ना, वो सारे अपने आप को ब्रांड कर रहा हूँ। और ब्रांड तो इंसान को तब करना चाहिए ना कि वो एक लेवल पर पहुँच जाए कि वो जो मेन जिस ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट है कि एडवर्टाइजमेंट चलाओ, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से आप कर सकते हो आई थिंक। क्लाइंट ढूंढने का जो है ना, वो क्या तरीके कार होगा एजेंसी वालों के लिए खास तौर पे? क्लाइंट के मल्टीपल तरीके हैं। स्टार्ट में तो ये है कि आप अगर है तो 2-3-4 मेथड हैं जो भी आप, एक तो चैनल के ऊपर जाने, जो अपवर्क है, फाइवर है, लिंक्डइन है, freelancing.com है, जितने भी है, गुरु है, ये है प्लेटफॉर्म। अपने गिग वहाँ पर बिल्ड करने हैं, अपने प्रेजेंस वहाँ पर। दूसरा जो तरीका है वर्ड ऑफ माउथ है, कि आपके जो क्लाइंट है, जो रिलेशन है, वो है। तीसरा रेफरल है, कि जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसको आप डिलीवर कर रहे हो डिज़ायर आउटकम, तो वो आपको और उसको बताओ कि यार हमें रेफरल दे दो। फिर फोर्थ जो तरीका है, जो सबसे महंगा है, वो है आप पीपीसी चलाओ, गूगल पीपीसी, जिसमें आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगेगी और काफ़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप डॉलर में चलाओगे। तो ये तरीके हैं। आप अगर सोलो हो और अगर आपने कॉस्ट सेविंग करनी है, तो अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन, गुरु, और साथ में हो गया फेसबुक भी हो सकता है। आजकल तो मैं एक्सपर भी हो सकता है। और गूगल पीपीसी हो गया। और जो आउटरीच है, ईमेल मार्केटिंग, वो भी कर सकते हो, कोल्ड कॉलिंग भी कर सकते हो। वो हर इंडिविजुअल या हर एजेंसी के ऊपर डिफरेंट, कि आप कौन से स्टेज पर हो। अगर आपके पास बजट है तो आप जाओ एग्रेसिव क्लाइंट, पीपीसी, कोल्ड आउटरीच, टीम बना लो। अगर नहीं है तो फिर उसके अपवर्क पर, फाइवर पर बिडिंग करो, गिग्स बनाओ, वहाँ पर जो है ना वो सारा सिनेरियो बिल्ड कर सकते हो। तो ये मल्टीपल तरीके हैं, इसमें से आप सेलेक्ट करो। लेकिन कोशिश यही करो, अगर आप सोलो हो, अगर आप खुद कर रहे हो ना, तो उसमें से आप 1 या 2 चीज़ों के ऊपर स्टार्ट में फोकस करो, क्योंकि सब कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। और हर प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम चेंज है, डिफरेंट है, तो उसको नहीं सीख सकते। तो अगर टीम बनानी है तो फिर आप गूगल पीपीसी हो गया, लीड जनरेशन का अलग बंदा रखो, क्लोजिंग का अलग बंदा रखो, अपसेल का अलग बंदा रखो। तो इस तरीके से अगर एजेंसी वाले करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट यही है कि
हाई टिकट के लिए ईमेल मार्केटिंग हो गया, जो कोल्ड आउटरीच हम उसको कहते हैं, और कोल्ड कॉलिंग हो गई, तो ये कर सकते हैं। एक सवाल ये था एजेंसी से रिलेटेड कि यार अगर सेटिस्फाइड कैसे कर सकते हैं कस्टमर को, क्या उसकी कौन कौन सी एरिया हैं जिस पे हम फोकस करें कि कस्टमर जो है ना बिल्कुल 100% सेटिस्फाई रहे, यानी कि मूव ऑन नहीं करें। ये अच्छा सवाल है, और ये है कि मतलब ये क्लाइंट रिटेंशन में भी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई क्लाइंट है, नंबर वन तो ये है कि फॉल्स होप मत दिखाओ उसको। जहाँ ठीक है। पर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर कोई काम नहीं आता ना, तो उसको मत बताओ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है और आपको जो इनर वाला आपके अंदर बंदा है ना, वो आपको कह रहा है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मैं इसको डिलीवर नहीं, तो उसको मत करो कोट। ये पहले तो ये काम करो। पहले जो आपने जो डिज़ायर, जो आपने बात की, जो आपने कहा कि यार मैं आपको यही डिज़ायर आउटकम दूंगा, तो फिर उस चीज़ को आपने प्लानिंग करनी है सबसे पहले कि यार मैं इसको देना है, इतना टाइम में देना है, इतने प्राइस में देने हैं, ठीक है। तो उसको आप अपने इंटरनली टीम के साथ डिस्कस करो। प्रॉपर सिस्टम बनने चाहिए क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के, कि जब वो आ जाए तो वो करो कि यार हमने ये डेडलाइन को अचीव करना है हर सूरत पर। डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडलाइन को अचीव करना है। फिर क्लाइंट को जो गोरे हैं, क्योंकि मेरा जो सारा एक्सपीरियंस है गोरों के साथ है। फिर दूसरा है अवेलेबिलिटी, मतलब सही। उसको रिस्पॉन्स से बनना है, अवेलेबल रहना है। वो मैसेज करे तो आपने जवाब देना है, अगर वो मैसेज ना भी करे ना, तो आपने उसको अपडेट देनी है। अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखो ना, एलॉन ने, किसी ने बंदे ने कहा कि यार टेस्ला वाले से रब्ता नहीं हो रहा, तो एलॉन 2-3 मिनट में नीचे ट्वीट में जवाब दे देता है कि हाँ वो टेक्निकल हाँ। मसला चल रहा है। तो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यह है कि जो भी है ना वो डिस्कस करो, चौपाओ मत। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ गलत भी हो रही है ना, उसको बताओ कि ये गलत हो रही है, लेकिन हम ठीक कर लेंगे। अगर ठीक नहीं कर लेंगे ना, तो हम कोई सलूशन निकालेंगे, किसी को आउटसोर्स कर लेंगे, या जो भी है। तो इस तरीके से रिलेशन बनता है। फॉर एग्जांपल कोई मसला हमारे बीच में आया, तो हम अगर जब तक डिस्कस नहीं करेंगे ना, वो कहते हैं ना कि व्हेन यू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट इट मल्टीप्लाइज। सही है। कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड मत करो, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट अगर आए तो उसको डिस्कस करो। और मेरा यही मानना है कि दुनिया में 90% प्रॉब्लम, चाहे वो रिलेशन के प्रॉब्लम है, चाहे वो डिवोर्स के प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्रेकअप के प्रॉब्लम है, चाहे वो क्लाइंट जाने के प्रॉब्लम है, चाहे वो बिजनेस के प्रॉब्लम है, चाहे आपके फ्रेंडशिप के प्रॉब्लम, वो सारे कम्युनिकेशन से ही हल हो गए। तो जो भी आपके मसले आ रहे हैं, तो वो डिस्कस करो क्लाइंट के साथ, और कोशिश करो कि फाल्स होप मत दो। जितना आप डिलीवर कर सकते हो इतना ही आप कोट करो। अच्छा, क्लाइंट को फीडबैक लेने का तरीका या कंप्लेन को हैंडल करने का क्या तरीक़ेकार है? कोई ऐसा टूल है हमारे पास कि हम उसको मैनेज कर सकते हो? ये टूल का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आई थिंक मंथली जो है ना, मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, मैं क्लाइंट को हाँ। भेज देता हूँ। उसमें क्वेश्चन है, और उसमें जितना मैंने रिफाइन किया हुआ है कि क्लाइंट का जो है ना वो 10 मिनट से कम अरसा लगे, और वो मुझे फीडबैक भेजे कि किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अभी जो हो रहा है सर्विस, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन, आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो। वो जो फिलिंग्स ब्लैंक्स वाला बना लो, चेकलिस्ट बना लो। तो ये कर सकते हैं। जो क्लाइंट से फीडबैक लेने का है, ये मैं करता हूँ। मुझे टूल का नहीं आइडिया, कि टूल भी होंगे, जाहिर सी बात है, हम बहुत अच्छे एरा में जी रहे हैं, तो मैं तो ये करता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फीडबैक के लिए तो ठीक है कि फीडबैक तो आपका उस पर ले सकते हो फॉर्म पे, कंप्लेन को कैसे हैंडल करेंगे? कंप्लेन का तो ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास। गूगल फॉर्म पे भी ऑप्शन होता है? नहीं, कंप्लेन, हाँ, उसमें गूगल फॉर्म पर आप ये लिख दो ना कि अगर आपका कोई कंप्लेन है। अगर नहीं भी है ना, फॉर एग्जांपल कोई देखो, मैंने कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया, कंप्लेन या कॉन्फ्लिक्ट एक ही बात है। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट का, देखो ना, एक तो बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट जो आते हैं, अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, उसमें किसी कस्टमर का कंप्लेन आए, तो उसका तो एक अलग तरीका है। लेकिन अगर क्लाइंट का कोई कंप्लेन है, किसी टीम मेंबर से है या वो है, तो स्टार्ट में हम क्या करते हैं, जब क्लाइंट से हम इंट्रोडक्शन करते हैं, क्लाइंट जब आ जाता है ऑन बोर्ड, उसको बता दें कि अगर कोई प्रॉब्लम आया, कोई कंप्लेन है या कोई कन्फ्लिक्ट है ना, तो आप मुझसे खुद पर्सनल में रब्ता करो, ठीक है। अगर टेक्निकल कोई मसला, ये ग्रुप बना हुआ है, आपको अपडेट देता रहेगा जो टीम मेंबर है। लेकिन आपको अगर कोई मसला है, कंप्लेन है, या आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे पर्सनल में रब्ता करो, और पर्सनल में आप बता दो। तो हम जितना हो सके हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसको आपको हम जवाब देंगे या कोई सलूशन निकालेंगे। तो कंप्लेन ये हो सकता है, अगर सोशली कोई कंप्लेन आया आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, कोई नेगेटिव कंप्लेन आया, तो उसको भी आप अप्रोच करो, उसको बताओ कि भाई आ जाओ, आपको हम रिफंड भी दे देते हैं, आपको हम 30 डे फ्री सर्विसेज भी दे देते हैं, क्योंकि रिपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपुटेशन। तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय को हायर करने का क्या प्रोसेस होना चाहिए? पाकिस्तान में तुम्हें पता है कि 15 दिन काम करता है, उसका छोड़ के चला जाता है,
फिर वो 2-3 महीने काम करेगा, छोड़ के चला जाएगा। तो क्या आपको ये सब प्रोसेस, कोई ऐसा एग्रीमेंट है हमारे पास कि हम उसको रोक सकें? देखो, एग्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप एजेंसी चला रहे हो तो आप फिर प्रोफेशनल चीज़ें करो, एग्रीमेंट करो, साल का करो, 6 महीने का करो। फिर 15 दिन तो उसको हायर ही नहीं करना, जाहिर सी बात है। अगर प्रोबेशन पीरियड है 1 महीना होना चाहिए, 15 दिन या 2 महीने, जितना भी आपके काम के मुताबिक होना चाहिए प्रोबेशन पीरियड। उससे पहले अगर हायरिंग कैसी करनी है, देखो ना, हायरिंग बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। हायरिंग यही करनी है कि भाई पहले उससे हायर करने से पहले उनसे बहुत सारे सवालात पूछने हैं। मैंने तो बहुत बड़ा फॉर्म है एक, आई थिंक इसाम भाई भी यूज़ करते हैं वो फॉर्म के, उसमें उससे पूछ लो, उससे जितने भी लाइफ की चीज़ें ना उनसे उस फॉर्म में पूछो कि भाई आप के क्या मसरूफियात है, आपकी क्या पैशन क्या है, आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ है वो क्या है, जनरली आपकी क्या एक वो कहते हैं ना कि मुझे बुक रीडिंग, हॉबी क्या है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें उनसे कंफर्म करो। फिर ये है कि उससे इंटरव्यू ले लो, टेक्निकल भी ले लो। टेक्निकल से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि उसका माइंडसेट देख लो, उससे बात करो। अगर आपने हायरिंग की भी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसे वो काम करते हैं। तो एक स्कीमिंग का तरीका बनाओ, आप चेकलिस्ट क्रिएट करो KPIs की। फॉर एग्जांपल इतने जो है ना वो चेक हो रहे हैं, मार्क 80% 70% हो रहे हैं ना, इसमें क्वालिटी पॉजिटिव है तो उसको हायर करो। अगर नहीं हो रही ना, रेड फ्लिक है, 50 से कम है तो मत करो उसको हायर। फिर ये है कि उस सबसे बड़ा मसला जो मुझे लगता है एम्प्लॉय का, वो ये है कि अगर हम हाई पेइंग एम्प्लॉयर रखें तो वो नहीं जाएंगे, मुझे लगता है। और फिर उसको एज अ ह्यूमन भी यार तो वो करो ना, उसके साथ बिहेव करो। ये नहीं कि यार बॉस एम्प्लॉय वाला सीन तो ख़त्म हो गया है ना आजकल। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, अभी तो हम ये है ना कि हम काम करते हैं साथ, बॉस वाला सीन तो नहीं है ना। बॉस वाला सीन अगर रखोगे, वो भी ह्यूमन है, उससे बात करो, उसके मसले उससे पूछ लो। अगर वो प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, उसके काम में कोई मसला आ रहा है तो उसको अकेले में बुला लो और उससे पूछ लो। वो इमाम अली का बहुत अच्छा कॉल है कि अगर किसी को एडवाइस देना है ना और आपने सबके सामने दे दिया ना तो आपने उसे बिगाड़ दिया। अगर किसी को संवारना है ना तो उसको अकेले में एडवाइस दे दो। तो उसको बुला लो अपने ऑफिस में या कहीं पर भी बाहर चाय पर कि भाई आपकी प्रोडक्टिविटी मसला आ रहा है, कोई फैमिली से मसला है। क्योंकि जब आपके माइंड सेट में, मतलब आपको दिमागी मेंटली एनर्जी के ऊपर कोई मसला आता है तो आपके काम में भी मसला आ सकता है। वो चाहे घर में कोई मसला चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि हम इंसान हैं तो मसले तो होते रहेंगे। मसलों से तो हमने वो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम एंड सफरिंग, तो ये तो होना ही होना है। तो उससे पूछ लो और अगर हो सकता है तो उससे मतलब सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं कर सकते ना तो वो इशफाक अहमद भी कहते हैं कि उसको सुनो तो सही यार, उसको सुनो यार, उसको सुनो, उनसे पूछ लो कि भाई क्या हो रहा है। तो इस तरीके से आई थिंक हो सकता है एज ए ह्यूमन उसको ट्रीट करो। ऐसे नहीं कि वो कोई रोबोट है, अगर एम्प्लॉय है तो बस वो एम्प्लॉय रहेगा, नहीं भाई। वो साथ में उससे बैठो, रिलेशन बिल्ड करो, एज अ ह्यूमन उसको समझो, उससे पूछ लो कि भाई आपको क्या चाहिए, कोई मसला है फाइनेंशियल, मेंटली, रिलेशनशिप में, जो भी है ना। वो कहता है ना, उस्मान आसिफ कहता है, जो डिफ सिंह का CEO है, कि उसके सॉस का कलर भी आपको मालूम होना चाहिए, सही, ताकि फिर उससे रिलेट करो। तो ये एक है, मेरा भी यही मानना है कि ये चीज़ें देखनी चाहिए। फिर एक तो टेक्निकल चीज़ें तो हो ही है कि उसने परफॉर्मेंस की KPI बिल्ड करनी है, कि डेडलाइन को अचीव करना है, वो चीज़ें तो है ही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इस चीज़ों को हमने सॉर्ट आउट कर दिया, उसके मसलों को, तो वो चीज़ों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये जो तुमने चेक लिस्ट बोली, ये मिल सकती है तुम्हारे पास लिखी हुई है या बस हमें गूगल से ढूंढनी पड़ेगी? यार अब मेरे पास लिखी हुई है, लेकिन अब सीन क्या है, अब आपका काम अलग है, ठीक है, मेरा काम अलग है। मैं तो आपके साथ खैर शेयर भी करूँ फिर भी मसला नहीं है। अब हर बंदे ने खुद चेकलिस्ट बनानी है। क्यों? अगर मेरा वाला वो कॉपी कर देगा ना, अब मेरे कुछ और तरीके होंगे, आपके कुछ और तरीके होंगे, आपके जो क्लाइंट का DNA है, मार्केट प्लेस का DNA है, वो अलग होगा, मेरा अलग होगा, कि वो किस तरीके से वो हो रहा है। हमारा क्या है, मेरे का क्या है, भाई बंदे ने आना है या नहीं आना, डजंट मैटर फॉर मी, वो काम अचीव होना चाहिए। कोई लेट आ रहा है, कोई देर से जा रहा है, कोई जल्दी जा रहा है, मुझे मसला ही नहीं है, ठीक है, मुझे मसला नहीं है। अब कोई लोग होते हैं उनको मसला होता है, घर से भी कोई नहीं भी आ रहा है, हाइब्रिड करो। तो ये चेकलिस्ट तो मैं आपको तो सेंड कर दूंगा, मसला नहीं है। नहीं, ग्रुप पे नहीं लगा सकते, चैट पे नहीं लगा सकते हम? कोशिश कर लूँगा। देख लेना तुम, उसमें से कोई तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल और हटा देना, क्या फ़र्क पड़ता है? अब कौन सा चेक, मतलब चेकलिस्ट तो जो बहुत तुमने चेकलिस्ट बनाई हुई है ना, हाँ, जो भी तुम्हारा दिल करे, जो देने का दिल करे, वो तुम मुझे ग्रुप पे ठीक है। भेज वो देना। क्वेश्चन मैं सेंड करूँगा, हायरिंग के फॉर्म का जो क्वेश्चन है वो तो मैं शेयर कर दूंगा। डेली का वर्क फ्लो कैसे बनाए, मतलब डेली का जो काम होता है उसका वर्क फ्लो हम कैसे बना सकते हैं, उसका क्या तरीकेकार होगा?
यार सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो हमारी पहली भी बात हुई कि अपने आप को पहले एनालाइज करो कि आपकी पीक ऑफ एनर्जी क्या है, पीक ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है आपका। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप अपने आप को एनालाइज करो कि आपका डीप वर्क मूड कौन सा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं शाम में अच्छे काम करते हैं, कुछ लोग हैं दिन में अच्छे काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो दोपहर में उसका फोकस, उसकी एनर्जी, उसकी जो डोपामिन लेवल है ना बहुत इंक्रीज होती है, उसको ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करो। फिर एक बुक है जो मैं रिकमेंड करूँगा, फ्लो के नाम से एक बुक है कि फ़्लो कैसे बिल्ड करना है, कि फॉर एग्जांपल काम का फ़्लो कैसे बिल्ड करना है या किसी से बात करें उसका फ़्लो कैसे बिल्ड करना है, तो उसको भी पढ़ो, लाजमी पढ़ो, आई विल बी हाईली रिकमेंड। और फिर वर्क के रिलेटेड जो बुक है, वर्क फ़्लो एक है टिम फेरिस की जो द 4 आवर वर्क है, और भी बहुत सारे बुक्स हैं इसके रिलेटेड, गुड प्रोडक्टिविटी। अब ये है कि आप अपनी चीज़ों को तो पहले तो आइडेंटिफाई करो, पहले तो लिखो कि मुझे क्या क्या करना है, अपने दिन को बनाओ। जब भी उठ जाते हो ना, अगर कोई आपकी स्पिरिचुअल जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें प्रेयर आती है, मेडिटेशन आती है, मैं यूजुअली मेडिटेशन करता हूँ, ये चीज़ें जितने भी चीज़ें तो वो करो। फिर उसके बाद मोबाइल को हाथ मत लगाओ, अपने नोटबुक पर या लैपटॉप के ऊपर कहीं पर भी टू डू लिस्ट बनाओ कि मैंने आज ये काम करना है, और उसको जो है ना वो डिवाइड करो प्रायोरिटी की, ये इम्पोर्टेंट काम है, ये मैंने सुबह के पहले जो पहला टास्क है ये हाँ करने पहला टास्क है, ये जो पहला पहर है उसमें करना है, दूसरे पहर में ये करना है, तीसरे पहर में ये करना है। तो इस तरीके से वर्क फ्लो को। फिर ये है कि यार इसमें मुझे हाई फोकस वाले टास्क कौन से है कि जो से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फोकस, तो वो आपका डीप वर्क। जब तक अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे ना, वो मैं जो रूम में एक कंसेप्ट था जो रोमन एम्पायर में जो आप गुजरे के नो यूर सेल्फ, के सबसे टैलेंटेड बंदा वो था, सबसे बड़ी स्किल ये थी कि अपने आप को जानना। सही। तो मैं खुद भी कहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग है कि अपने आप को पहले आइडेंटिफाई करो, अपनी ऑडिट करो कि भाई कौन से वक्त में मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ, कैसे रिएक्ट करता हूँ, मेरी एनर्जी, मेरी नेगेटिव इमोशन, डोपामिन लेवल कहाँ होता है, मतलब वो जो है ना अच्छे तौर से आते हैं या नहीं, तो उसी मुताबिक अपने काम को फिर डिवाइड करो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एनर्जी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट नहीं इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद ये भी कर सकते हो कि यार मैंने कोई डेडलाइन अचीव करना है तो टाइम ब्लॉकिंग करो, मोबाइल के ऊपर ज़ेन मूड लगा लो कि भाई उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, 1 घंटे का ज़ेन मूड चल रहा है बस स्लो सा। मैं तो वो एक मूवी है कौन सा मूवी है यार, क्रिस्टोफर नोल की एक मूवी है, मैं भूल गया, उसका ट्रैक सुनता हूँ कभी कभी जब मैं लिखता हूँ ना, तो उसका ट्रैक, तो उससे मुझे फोकस बढ़ जाता है। वहाँ कोई बंदा है कि वो इस्लामिक चीज़ें सुनेगा तो मैं वो सुनता हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आप किस वक्त कैसे प्रोडक्टिव होते हो या आपकी एनर्जी का लेवल, और अगर मेरे वाली चीज़ें अप्लाई करते हो ये अप्लाई करो, अदरवाइज अपने लिए जो है ना वो आइडेंटिफाई करो। क्लाइंट से कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होना चाहिए? अभी जो मुझे चैलेंज दिखता है लोगों को वो ये आता है कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, क्लाइंट यूएस में बैठा हुआ है, 24 घंटे में कैसे उसको सर्विसेज दे सकता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसकी कम्युनिकेशन की? सबसे पहले अगर आपका क्लाइंट यूएस में है तो आप अभी यूएस आवर में वर्किंग करना चाहिए, ठीक है। ठीक है। क्योंकि अगर मसला आया तो फिर वो अवेलेबल नहीं, 24 घंटे 8 घंटे इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना। नंबर 1 तो ये होगा। नंबर 2 ये है कि SOPs बना लो, इसके लिए सिस्टम बना लो, चेकलिस्ट, ये भी चेकलिस्ट है, ये भी जो है ना स्क्रिप्ट लिख दो कि क्लाइंट को कैसे जवाब देना है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट को ये है कि पहले तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। जब अमेज़ॉन में अपील भी हम करते हैं ना तो उसमें भी 3 पार्ट हैं जो मैंने अपनी टीम को बताया हुआ है और मल्टीपल टाइम बताया हुआ है और हमने लिखा भी है ये SOPs में। सबसे पहला पार्ट हो गया मैसेज में ग्रीटिंग, दुआ सलाम जिसको हम कहते हैं। फिर आ गया बॉडी पार्ट, फिर आ गया क्लोजिंग, ठीक है, मैसेज में। अब क्या करना है, जो बॉडी पार्ट है उसमें क्या, अगर कोई मसला आया हुआ है, ठीक है, तो मसले को लिख लो, ठीक है, मसला क्यों आया हुआ है ये लिख दो, मसला किस नौइयत का है वो लिख दो, फिर ये लिख दो कि पॉसिबल सलूशन क्या है, ये हो गया। ये नहीं कि सिर्फ मसला लिख कर सेंड करो, ये सलूशन नहीं, जो सलूशन भी सिर्फ मत दे दो, मसला भी लिख दो, उसको क्लियर कर दो कि ये मसला इसलिए आया हुआ है, इस मसले से ये डैमेज हो सकता है, ये मसला जो है ना वो अलर्टिंग है, ये नहीं है अलार्मिंग, इस तरीके से लिख दो। फिर तीसरा सलूशन भी प्रोवाइड करो क्योंकि आपका काम है सलूशन देना। फिर उसको बता दो, डिस्क्लेमर दे दो कि ये अर्जेंट है तो अर्जेंट वाला मैसेज करो। फिर अगर रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट भी ऐसी देनी है कि फॉर एग्जांपल हमारे दिस वीक के जो है ना ये हमने टास्क किए हुए हैं, ब्लॉगर कोई आया, ब्लॉगर ये ब्लॉगर आए थे, ये मसले हमें आए थे, ठीक है,
अब ये खुदा का वास्ता ये मसले नहीं लिखना कि लाइट चली गई थी, हाँ। ठीक है, ये नहीं मसला, ये आपका मसला है, या आपकी नानी की डेथ हो गई या आपकी कज़न की शादी, नहीं, ये मसले नहीं है ब्लॉकर। ये कभी भी क्लाइंट को नहीं बताना। तो आपके पर्सनल लाइफ में हज़ारों मसले चलने चाहिए और चल भी रहे होंगे ना, आपने क्लाइंट को नहीं बताना। ये बिज़नेस को बहुत अफेक्ट करती है। बिज़नेस जो है ना वो एम्पैथी या सिंपैथी या इमोशन के ऊपर नहीं चलता। बिज़नेस क्वालिटी, डिलीवरी के ऊपर चलता है, ठीक है। जो आप काम कर रहे हो, आपको क्लाइंट ने इसलिए हायर नहीं किया तो आपके मसले हैं और आप गरीब हो, आपको इसलिए हायर किया उसको आप आउटपुट दे दो अपने फ़ायदे के लिए। विन विन सिचुएशन है। सही। तो जो रिपोर्ट्स हैं, वीकली रिपोर्ट्स में बेचता हूँ, उसमें यह है कि आप लिख दो कि हमने इस वीक ये चीज़ें अचीव की है, और नेक्स्ट वीक के भी टास्क लिख दो कि नेक्स्ट वीक ये हमने ये करना है। फिर लास्ट में ये तो कि ब्लॉगर कौन से आए थे। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉगर आया था कि यार चाइनीज़ न्यू ईयर आया था, हमने इन्वेंट्री लेट हो गई, ये ब्लॉगर था। ये ब्लॉगर नहीं हो सकता अमेज़ॉन ने जो है ना वो अप्रूव नहीं कर दिया कोई लिस्टिंग, ये ब्लॉगर नहीं है कि आप कोई शादी में चले गए या कोई दोस्तों की बैठक थी। तो ये चीज़ें हैं क्लाइंट कम्युनिकेशन, और प्रोफेशनल रहना है। वो आपका जो लफ्ज़ों का चुनाव है वो भी इम्पोर्टेंट है। 3 किस्म के हैं ना, जो कम्युनिकेशन के 3 किस्म के होते हैं, 3 किस्म के कम्युनिकेशन होते हैं। एक ये है कि प्रोफेशनल है, एक ये है कि फॉर्मल है, एक ये है कि इनफॉर्मल है। फॉर्मल किसके साथ करते हो? जो जिसके साथ आप काम कर रहे हो। हम अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फॉर्मल है, इससे पहले अनफॉर्मल थी, ठीक है। फॉर्मल है। अब अपने से जो छोटे हैं ना उसके साथ आप फॉर्मल करते हो, क्योंकि उसके साथ आप गलत वर्ड्स वगैरह नहीं यूज़ करते। अपने से बड़ों के साथ भी आप फॉर्मल करते हो, और क्लाइंट के साथ तो स्पेशली फॉर्मल। और जो हम उम्र है, जो एज के इनफॉर्मल हो जाते हो ना, वो दोस्त है, उसके स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी यूज़ करते हो, सब कुछ तो इनफॉर्मल है। तो ट्राई टू मेंटेन फॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, थोड़ा सा सर्च करो कौन कौन से वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए, कौन कौन से यूज़ करने चाहिए, और एक चेकलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, गूगल के ऊपर। सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है एजेंसी पे आजकल? मतलब क्या तुम्हारी राय इसके बारे में, या क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर भी आजकल? यार आई थिंक सोशल मीडिया जो है ना, आई बिलीव कि हम रह रहे ना एक जो डिजिटल एरा है ना, मैं इसको ब्लेसिंग एरा कहता हूँ, ठीक है। पहले ये था कि जो एक सेलेक्टिव पीपल को चीज़ों की जो है ना वो एक्सेस थी, किंग्स, क्वींस, पॉलिटिशियन, एलीट क्लास को चीज़ें मिल रही थी। अब क्या है, आपको भी जो है ना अच्छा बुक भी मिल सकता है, मुझे भी फिंगरप्रिंट के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से एजेंसियों के लिए भी जो इम्पैक्ट है वो ये है कि एक चीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली रियलाइज़ की हुई है, मैं ये नहीं कि ये मतलब वो कहते हैं ना कि 100% करेक्ट होने चाहिए, इसमें एडिशन आप भी कर सकते हैं और लोग भी कर सकते हैं। वो ये है कि इंसान से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। अगर कोई, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब एप्पल था ना, उस टाइम उसने ब्रांड बनाए। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी कहूँ ना कि यार आप जाओ अर्नियो के पेज पर, अर्नियो पर फॉलो करो, अगर अर्नियो पर मैं हुई नहीं तो वो थोड़ा सा वो ट्रस्ट लेवल जो है ना वो लूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर वो मुझसे रिलेट करना, इंसान के साथ बहुत रिलेट करता है। तो अपने एजेंसी को, अपने आप को ब्रांड करो, लेकिन फाल्स तरीके से भी नहीं। जो सच है, लिविंग माई ट्रुथ मेरा एक बहुत बड़ा एक है कि मैं डेली बेसिस पर यही कोशिश करता हूँ कि वो पिछली पॉडकास्ट में भी हमारी एक कहना कि डोंट लाई टू योर सेल्फ, कि मतलब जो हो वो प्रेजेंट भी करो। तो जिस तरीके से एजेंसी को आपने फिर कैसे वो स्ट्रेटजी बनानी है कि अपनी एजेंसी को कैसे प्रेजेंट करना है, सबसे पहले ये है कि आपने वैल्यू देनी है, नॉलेज, जो लर्निंग है जो आप लोग कर रहे हो या हम कर रहे हैं, तो उसके ब्लॉग लिखने हैं, कंटेंट बनाना है, विजुअल बनाने हैं, और लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना है, सिर्फ वैल्यू देना है, जिस तरह क्रिस डो करता है, ठीक है। द फ्यूचर जो उसकी एजेंसी है, वो तो हर दिन जो है ना वो चीज़ें सिखाता है। जो हमारे एडिटर बैठे उसको पता होगा क्रिस डोर का, ठीक है, जो वो ब्रांडिंग का बंदा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। ये अब वो क्या, वो सिर्फ नॉलेज शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं। जब आप नॉलेज शेयर करते हो, वे लोग आपके पास आ जाते हैं, आपसे पूछते हैं आपकी सर्विसेज क्या है, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऑथेंटिक। अब फॉर एग्जांपल आप भी पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, कंसिस्टेंट कर रहा है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, कोई गलत बातें नहीं कर रहे, कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछ रहे, कोई फ्लैशी चीज़ें नहीं, तो लोग आएंगे यार आपके पॉडकास्ट में मैंने आना है। आपको लोगों ने कहा भी होगा, बहुत आता है, हाँ, मुझे भी कहा है, ठीक है, मुझे खुद भी, आप अभी आजकल तो काफ़ी लोग खुद अप्रोच करते हैं मुझे पॉडकास्ट के लिए कि पॉडकास्ट करना है, ठीक है। सही। तो ये है, आप ऑथेंटिक रहो, जो हो वो है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो इस तरह की जो वो कहता है कि तलहा को जो दिखता है वो लिखता है, कि जो दिख रहा है ना और जो कर रहा है ना वही लिखो भी बस। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि क्लाइंट के अंदर अगर हमारे पास एम्प्लॉई आ जाता है,
डेटा प्राइवेसी का उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं कस्टमर्स की, कि उसके बाद डिटेल्स चली जाती है, ईमेल आईडी चला जाता है, फ़ोन नंबर चला जाता है, आपका एम्प्लॉई उसके पास ये सारी चीज़ें चले जाते हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या उसका तरीक़ेकार हो सकता है? यार देखो, आपका एम्प्लॉय तो ट्रस्टी होना चाहिए, ठीक है। और आपका एम्प्लॉय से अगर आप चीज़ें छुपाओगे ना, पहले तो सबसे पहले आप अगर मुझे इम्पोर्टेंट फील करा रहे हो ना, इंसानों की ये नेचर है ना, अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट फील करा रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पैसों के साथ साथ इम्पोर्टेंट और रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, तो आप कभी भी जो नस्ली है, जो असली है ना, वो कभी भी धोखा नहीं करेगा। एक दो आधा आपको मिलेंगे, वो आप उसको रोक नहीं सकते। क्योंकि आप हर चीज़ अपने साथ रखोगे ना, तो फिर उसका ये मसला है ना सबसे बड़ा, कि फिर तो सारा दिन और सारी रात आप ही काम करोगे। सही। तो डेलीगेट करो, उसके ऊपर ट्रस्ट करो, जो है उसके साथ डिस्कस करो, उसको बताओ कि यार भाई ये है, क्लाइंट का है, और इसको पब्लिकली शेयर मत करो, और उसको इम्पोर्टेंट फील करो कि यार ये हमारे अंदर की बातें हैं, और इससे हमारा बिजनेस हो रहा है, और इससे आपके पास भी पैसे आ रहे हैं, और हमारे पास भी, तो हमारा ये सीन है। अगर हमने एक मसला कर दिया ना, तो हमारा जो है ना वो, फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, तो दूसरी जगह भी, तो उसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। अपने एम्प्लॉय को, अपने टीम मेंबर को रिस्पेक्ट दे दो, इम्पोर्टेंट फील करा दो, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा काम करेगा। हाँ, अब 100% नहीं है, अब हर जगह एक्सेप्शनल होता है, एक दो आधा अगर कर भी ले तो कुछ नहीं कर सकते। कोई तो आपने तो ईमेल उसके साथ शेयर ही करना है, ग्रुप में तो ऐड करना ही करना है। आपके पास 100 क्लाइंट है, 100 के डेली बेस पर आप जवाब दोगे, या डेली बेस पर वीकली बेस पर आप उसको रिपोर्ट सेंड नहीं कर सकते हैं ना। फिर यह है कि सिलेक्शन करनी है कि अगर एक एम्प्लॉय है, एक टीम मेंबर, उसने 6 महीने 8 महीने हो गए, उसको आप जानते हो, पर्सनली भी जानते हो, उसकी फैमिली भी जानते हो, तो फिर उसको ऐड करो। जो नया उसको मत करो, उसको प्रोसेस से गुजारो, उसको ऑब्जर्व करो, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करो कि बाकी लोगों के साथ उसका कम्युनिकेशन कैसा है, ये बाकी ज़िंदगी में कैसे। अब तो सबसे बड़ी बात जो हमारे पास आई है ना, उसकी सोशल मीडिया देखो। हाँ, उससे पता चल जाएगा। सोशल मीडिया से बंदा का पता चल जाता है कि ये क्या है, उसकी सीवी है सोशली। इसमें एक चीज़ और ये आ रही है कि बाहर तो कानून है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे लोकली कानून नहीं है ना हमारे पास कि हम उसको कुछ उसके अगेंस्ट जा सके या कुछ कर सके। ऐसा है कोई सिस्टम, तुमने कभी देखा है, किसी से डिस्कस किया अपनी पॉडकास्ट के अंदर? आई थिंक अगर जाए भी तो आपका ही टाइम ज़ाया होगा, टाइम भी ज़ाया होगा, रिसोर्सेज भी ज़ाया होंगे। आपको पता है लीगल प्रोसेस मुझसे ज़्यादा जानते हो ना, तो टाइम भी होगा ज़्यादा, और जो लीगल है, अगर आपके नेटवर्क है, और फिर तो आप निकाल सकते हो। जो मखलूक के साथ आपका नेटवर्क है, तो फिर तो निकाल सकते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर तो बस हमारी तरह ये कहो कि भाई मूव ऑन। ये एक सबक सीखने को मिला, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। चले, ये तो हो गया कि हमने एजेंसी कैसे बनानी है। ग्रोथ की बात करते हैं, स्केलिंग की बात करते हैं। अगर हम चाहते हैं अगर मल्टीपल लोकेशन पे एजेंसी खोलें हम, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, उसका क्या प्रोसेस हो सकता है? सबसे पहले तो ये है कि आपकी जब डिलीवरी स्ट्रॉन्ग है, और आपको लग रहा है कि मुझे अब ग्रोथ की ज़रूरत है, और मैं और भी डिलीवर कर सकता हूँ, और मेरे पास इट सेल्फ टाइम है मैनेजमेंट के लिए भी, तो आप खैर लोकेशन के हक़ में तो मैं नहीं हूँ। जो हमारा काम है वो इसलिए है कि यार हम तो किसी भी कोने पर कहीं पर भी बैठ सकते, क्यों ऑनलाइन काम है ना। हमारे क्लाइंट जो है ना वो यूएस बेस है। हाँ, अगर आप यूएस में ऑफिस ओपन कर सकते हो ना, तो बेहतरीन है, ठीक है। सही। तो ये है कि आप ऑनलाइन जितना है रिमोटली टीम बना लो, फिलीपीन से, जहाँ से कर सकते हो, जहाँ आपको सही लगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं ग्रोथ की ज़रूरत है, तो दूसरा ऑफिस भी खोलो, कोई मसला नहीं, दूसरे शहर में खोलो। लेकिन ये है कि फिर मुश्किल हो जाते हैं मैनेजमेंट, दूसरे शहर जाओ, तीसरे आपको पता है पाकिस्तान में ट्रैवल बहुत मुश्किल है, जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पर सिक्योरिटी के भी मसले हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन रखो तो बेस्ट है। टूल्स को इम्प्लीमेंट करो, जो टूल्स है, टाइम डॉक्टर हो गया, या हब स्टॉप हो गया, क्लिकअप हो गया, आसाना है, जितने भी टाइम मैनेजमेंट के टूल है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब कुछ करते हैं, उसको करो और हायरिंग करो। तुम्हारे हिसाब से जो हमारे पास एम्प्लॉई हैं, वो ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा काम करते हैं या ऑफलाइन? या डिफरेंट है। और डिफरेंट कैसे है, कुछ लोग हैं ना कि जो इंट्रोवर्ट है ना, वो ऑनलाइन ज़्यादा काम करते, अच्छा फील करते हैं। अब वो जो मैंने कहा कि हायरिंग से पहले आपने वो फॉर्म में जो है ना, उससे 16 पर्सनालिटी का जो टेस्ट है ना, वो भी एक क्वेश्चन है उसमें। वो उसने 15-20 मिनट लगाना है, वो टेस्ट को करना है, और उस टेस्ट से जो जवाब, जो पर्सनालिटी उसकी आ जाए, तो फिर आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि यार ये एक्सट्रोवर्ट इतना है, इंट्रोवर्ट इतना है, ठीक है। इसमें लीडरशिप की क्वालिटी ये है, अगर वो सच्चाई के साथ करे। हाँ, ये भी एक मसला है ना। अगर वो नहीं करे सच्चाई के साथ, तो वो तो फिर
उसका बिठा के करे ना खुद। हाँ, वो ये भी कर सकते हैं, वैसे ये भी कर सकते हैं, बिठा के करे तो आप उसको उसको कैसे बिठा कर फिर भी आप सच्चाई के साथ नहीं कर सकता, आपके माइंड उसके माइंड में तो आप नहीं बैठ रहे ना। हाँ। लेकिन अगर जिसको नीड है ना वो सच्चाई के साथ करेगा, जिसको जॉब की नीड है ना वो कर लेगा। तो उससे आप ये एनालाइज करो कि ये बंदा ऑफलाइन अच्छा है या ऑनलाइन अच्छा है। उससे पूछ लो ना कि आपको ऑफिस पसंद है या घर से काम अच्छा है। अच्छा, घर में जो है ना वो इंटरनेट कितनी एमबी लगा हुआ है, अगर 6 एमबी लगा हुआ है तो उसको बता कि भाई नहीं नहीं भाई ऑफिस आ जाओ, हमारा 6 एमबी का काम नहीं है, 100 एमबी तो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कल्चर कंसीडर होता है कि अगर हम इंटरनेशनल कस्टमर में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे कल्चर कॉन्फ्लिक्ट से मेरी मुराद ये है कि यहाँ ईद है वहाँ है नहीं, तो वो कैसे मैनेज करते हो या कैसे करना चाहिए? यहाँ क्या है, यहाँ पर ईद आ गई, वहाँ हाँ। तो ईद नहीं है, या बकराईद आ गई, वहाँ तो बकराईद नहीं है। देख ये है कि क्लाइंट जो होते हैं ना गोरे, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो आपकी भी ओकेजन की जो है ना वो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उनको पता है वहाँ पर भी मुस्लिम रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर भी हिंदू रह रहे हैं, वहाँ पर भी सिख रह रहे हैं, तो वो हेल्प कर रहे हैं। उसको आप क्लियर ही बता दो कि ये ईद है, ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये 5 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो हम ऑफ रहेंगे। अगर कोई सीरियस अर्जेंट इशू आ गया तो हम सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज़ क्रिसमस पर वो अवेलेबल नहीं होते, हेलोवीन पर वो अवेलेबल नहीं होते, तो उसके साथ हम जो है ना कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, तो वो कर लेते हैं। मुझे तो अभी तक कोई मसला नहीं हुआ कि वो कह रहे कि नहीं भाई ईद पर भी काम करो। अगर कोई क्लाइंट आपको कह रहा है कि ईद पर भी काम करो ना, तो वो फिर आपका क्लाइंट नहीं है, तो वो राइट क्लाइंट नहीं है आपके लिए, फिर सही है। अच्छा। हाँ, वो राइट क्लाइंट नहीं है, तो उसको आप बता दो, उससे पहले बता दो कि ये मसले हैं, हमने काम को जो है ना अभी रोकना पड़ेगा, ये 3-4 जून जो है ना वो हॉलीडेज है, फैमिली के साथ अगर कोई अर्जेंट इशू आ गया तो हम फिर भी देख लेंगे, अदरवाइज़ हम ऑफ है इस डेज में। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तुमने एक सुना था इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का कॉन्सेप्ट चला था, दोनों मिलकर एजेंसी चलाएं, क्या तुम्हारा रिव्यू है इसके बारे में? क्या है ऐसा सक्सेसफुल या नहीं? यार मैं तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट अपने आप को आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट एजेंसी चलाएगी, ठीक है। हाँ, ये रूल तो ये रूल नहीं है, ठीक है, और ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि पार्टनरशिप जो है ना वो एक आई बिलीव पार्टनरशिप नहीं चलने वाले, ठीक है। मैं खुद भी इसमें हूँ कि पार्टनरशिप क्यों नहीं चल रही, इसके बहुत सारे रीज़न है। दे दो, 1-2 रीज़न दे दो। हाँ, देखो ना, दुनिया में आप एलेक्स हार्मोजी को देख लेते हैं, उसकी 16 पार्टनरशिप जो है ना वो फेल रही है। हाँ, अच्छा। ठीक है, क्यों? इसका रीज़न ये है ना कि जब तक आप डिसीजन में इंडिपेंडेंट नहीं हो ना तो बहुत मसले आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं और आप पार्टनर है, ठीक है, आपकी फैमिली में कोई इवेंट चल रहा है और यहाँ पर बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट डिसीजन मैंने लेना है, मैंने आपको कह दिया, ठीक है, आप वहाँ इवेंट पर बिजी हो या आपके घर में कोई मसला चल रहा है, ठीक है, आप गुस्से में, तो गुस्से में बंदा जो है ना कोई और एडवाइस दे देता है, हैप्पीनेस में कोई और दे देता है, ठीक है, या आपको यार मैं आपको 5 दिन बात करूंगा, मैं अब हॉलीडे पर हूँ, 5 दिन से वो अपॉर्चुनिटी निकल भी गई, आप डिसीजन नहीं ले सकते। सही। दूसरा क्या है यार, दूसरा ये है ना कि पार्टनर फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आ जाता है कि यार जब ग्रो करता है ना कि यार वो बंदा कहता है कि यार मैं हूँ, मैंने सब कुछ किया, वो कहता है कि वो ईगो वाला भी फिक्र आ जाता है। तो जो अगर स्टार्ट आप कर रहे हो ना, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट वाले सीन पर भी हमें आता हूँ, अगर स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको, मैंने कहा अपने आप को आइडेंटिफाई करो, आपको लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बजट भी नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप के लिए जो है ना अगर आपके पास बजट है तो आप पार्टनरशिप आई थिंक मत करो, आप हायरिंग करो, आप हाई एक्सपेंसेस रिसोर्सेज हायर करो। अगर आपके पास बजट नहीं है, ठीक है, और आपके पास स्किल भी ऐसी है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं जल्दी क्लाइंट भी लेकर आओ टेक्निकल में, तो फिर आप पार्टनरशिप ऐसे बंदे के साथ, अगर आप टेक्निकल हो तो सेल्स पर्सन के साथ करो, अगर आप सेल्स पर्सन तो टेक्निकल के साथ करो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करो, एग्रीमेंट करो कि हमने 1 साल के लिए या 2 साल के लिए करना है। सही। 2 साल बाद हम बैठेंगे, सोचेंगे कि हाँ ये पार्टनरशिप को हम कंटिन्यू करें या इसको स्टॉप करें, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो आपकी वीकनेसेस है ना, अब ये देखो ना, मैंने कहा आपकी वीकनेसेस और आपकी नीड। फॉर एग्जांपल मेरी वीकनेसेस है कि मेरी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, मेरी सेल्स स्ट्रांग नहीं है, या मुझे अच्छा फील नहीं होता, तो आप अपने वीकनेसेस वाले बंदे को के साथ पार्टनरशिप करो कि फॉर एग्जांपल वो सेल्स में अच्छा है, मैं टेक्निकल में अच्छा हूँ, ठीक है, तो फिर क्या है, फिर ग्रोथ थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, ठीक है, ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। इस तरह ये तो आपके इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट भी हो गए ना, इसमें दोनों आ गए ना। तो अब दूसरा क्या है, दूसरा जो सिनेरियो है ना, आपकी नीड्स, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी ज़रूरत है कि यहाँ पर 5 कैमरे और 2 एडिटर की, ठीक है, तो मैं इसको हायर करूँ या पार्टनरशिप पर लेकर आऊँ। अगर पार्टनरशिप पर तब लेकर आऊँगा 2 बंदों को, एडिटर को, कि मेरे पास उसको पे करने के पैसे ना हो। अगर पैसे हैं ना तो भाई
पार्टनरशिप मत करो, उसको पैसे पर करो, क्योंकि पार्टनरशिप में वो डिसीजन में आ जाएगा। जब आपके डिसीजन में आ जाएगा ना, तो फिर वो जो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों के डिसीजन सही डिसीजन आता ही नहीं है, ठीक है। क्या वो नवाल भी कहता है, जो फिलोसोफर बिजनेसमैन भी है, मिलियनियर के अगर आप कोई गलत काम करना चाहते हो ना रॉन्ग डायरेक्शन में, तो आस्क फ्रॉम एवरीवन, एडवाइस हर किसी से ले लो। सही, ठीक है। अगर आपको सही बात नहीं चाहिए तो एडवाइस हर किसी से ले लो। तो इस तरीके से फिर आ जाते हैं उसके ऊपर जो एक्सट्रोवर्ड और इंट्रोवर्ड है। देखो ना, अगर कोई बंदा एक्सट्रोवर्ड है या इंट्रोवर्ड है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सारी ज़िंदगी एक्सट्रोवर्ड इंट्रोवर्ड रहेगा। मैं इंट्रोवर्ड था स्टार्ट में, ठीक है, फिर मैं एक्सट्रोवर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे जब आपके पास नॉलेज आ जाता है ना, कॉन्फिडेंस, फिर आप खुद ब खुद जो है ना वो एक्सट्रोवर्ड। अब मेरी पर्सनैलिटी अब फिलहाल के वो मोल्टिंग है, ठीक है। मैं एक्सट्रोवर्ड भी हूँ, इंट्रोवर्ड भी हूँ, मैं फाइन भी हूँ, मैं बॉटम भी हूँ, ठीक है, फाइन लाइनर भी हूँ। मुझे टेक्निकल काम में बैठ जाओ तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर ना भी तो वो भी कर सकता हूँ, दोनों कर सकता हूँ। तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो, लेकिन अपने आप को लिबलाइज मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने वो 16 पर्सनालिटी का टेस्ट दे दिया या कहीं और पर अपने आप को नहीं लगा कि आप एक्सट्रोवर्ड हो, इंट्रोवर्ड हो, सारी जिंदगी ये आपने नहीं कहना कि मैं एक्सट्रोवर्ड हूँ, मैं इंट्रोवर्ड की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं इंट्रोवर्ड हूँ, नहीं मैंने बात नहीं करनी। नहीं करो भाई, अपने आप को अनकंफर्टेबल करो। तो क्या पता ये आपकी पर्सनालिटी नहीं हो, आपकी सही पर्सनालिटी जो क्या कहते हैं, माइकलेंजेलो को किसी ने कहा कि यार आपने ये डेविड का स्कल्पचर कैसे बना दिया, ये उसने कहा मैंने बनाया नहीं है, ये स्टोन में था, मैंने सिर्फ पॉलिश किया है, इसको मैंने कट कर दिया। तो क्या पता आप में से जो रियल पर्सनालिटी तब आएगी जब आप अपने आप को पॉलिश करो, अनकंफर्टेबल अपने आप को लेकर जाओ। तो इस तरीके से जिस तरह, अब मैं एक और भी एग्जांपल है, तो कोई नूर जो हीरा है, काफ़ी हिंदुस्तानी में हमारा फेमस है, जो अभी क्वीन के पास, क्वीन एलिजाबेथ आई थिंक, हाँ एलिजाबेथ तो अभी फौत हो गई, अब तो चार्ल्स है, किंग चार्ल्स है। तो अब उस क्या है, वो बहुत बड़ी पत्थर थी। कहानियों में ये आता है कि वो बहुत बड़ी पत्थर थी, लेकिन उसने जब पहली दफ़ा वो पत्थर बेची ना, तो बहुत कम प्राइस में बेची, लेकिन इसको जब पॉलिश कर दिया ना, तो उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है अभी। सही। तो इस तरीके से अपने आप को पॉलिश करो, थ्रू लर्निंग, थ्रू ट्रायल, थ्रू एरर, थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू ब्लंडर, थ्रू मिस्टेक्स, थ्रू एडवाइस, थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, इरिट्रेशन। ये सारे चीज़ों के साथ साथ आपके पास आ जाएगा कि यार मैं किस चीज़ के लिए मुझे मज़ा आता है और किस चीज़ में मैं ग्रोथ कर सकता हूँ। डे वन में आपको कुछ भी नहीं पता जाएगा, क्योंकि कियोस है ना, कि कन्फ्यूजन है ना। हम क्या करते हैं, देखो ये स्टेजेस है जो मैंने अपने लिए बनाए हुए हैं। कियोस, ठीक है, कामनेस, कियोस है पहला, फिर कामनेस है, फिर मैंने बनाया कन्फ्यूजन है, फिर क्लैरिटी है। अब विदाउट कियोस कैन नॉट अचीव कामनेस, विदाउट कन्फ्यूजन कैन नॉट अचीव क्लैरिटी। अब फॉर एग्जांपल डे वन से आप किसी भी करियर में जा रहे हो, ठीक है, ज़िंदगी में, तो आप कियोस में हो, कियोस के जंगल में, अफरा तफरी है आपके अंदर, आपके यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी आ रहे, आपको जो है ना वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट साइड्रोम का भी शिकार हो कि ये भी सही है, मैं पॉडकास्ट भी करूँ, मैं पीएल भी करूँ, मैं शॉपिफाई भी करूँ, मैं एडिटिंग भी करूँ, जो आपको दिख रहा है बस वही करो। तो ये कियोस वाला है। तो इस टाइम आपने गिव अप नहीं करना। ये इसका मतलब नहीं है कि आप जो है ना वो इंटेलेक्चुअल नहीं हो या आप कैपेबल नहीं हो, आपने या आपको आउटपुट नहीं आ रहा, नहीं, आपने फिर भी ये कियोस में जो है ना, कियोस, इसमें आपने रहना है। और कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन और कियोस है, इसको करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। तो दूसरा जो स्टेज आता है वो आ जाता है फिर कामनेस का। फिर आप काम हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं, मेरी प्रायोरिटी सिर्फ पॉडकास्ट है फॉर एग्जाम्पल, या मेरा बिजनेस है, मेरी जो प्रायोरिटी वो दूसरी नहीं थी। फिर उसके जो क्लैरिटी आ गई, ये क्लैरिटी, जब क्लैरिटी और कामनेस जब आ जाए ना, तो फिर ग्रोथ जो है ना फिर ऐसे काम करता है। तो इस तरीके से स्टार्ट में कियोस में आप रहोगे, क्लैरिटी आ जाएगी, क्लैरिटी, कंफ्यूजन में रहोगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि विदाउट पेन देयर इज़ नो गेन, विदाउट फेलियर देयर इज़ नो सक्सेस, ठीक है, विदाउट डेथ देयर इज़ नो लाइफ। मेरा तो ये भी मानना है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन इस तरह कन्फ्यूजन, क्लैरिटी और कामनेस और कियोस को समझो, अपने गिव अप मत करो, और अपने आप को जो है ना इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार मत बनाओ, एहसास कम तरीके कि यार मेरे लिए रिजल्ट नहीं, आप कियोस में हो, आप कामनेस में नहीं हो, आप कंफ्यूजन में हो। तो इस तरीके से जितने भी आपकी पर्सनालिटी है, जो एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, आपको अगर किसी ने कहा कि नहीं आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप एक्सेप्ट मत करो, आप अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप से पूछो। अच्छा चलें, ये तो सारी बात हो गई। एंड में जाते जाते एजेंसी भी बना ली, स्केलिंग भी कर ली, CSR, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, इस मुल्क को हमने क्या रिटर्न करना है तुम्हारे हिसाब से,
ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, CSR हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या इस मुल्क को दें, या अपने एम्प्लॉयज़ को दें, अपने एरिया वालों को दें, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? अच्छा, मैं थोड़ा सा मुल्क के बारे में नहीं सोचता, टू बी ऑनेस्ट। मैं नहीं सोचता, उसका रीज़न है ना, मेरी कंसेप्ट अलग है। मैं बिलीव करता हूँ इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, ठीक है। मुझे जो हुजूम नहीं पसंद, मुझे इंडिविजुअलिज्म पसंद है। पहले अपने आप को ठीक करना है, ठीक है, पहले अपने आप को ठीक करना है। वो जॉर्डन भी कहता है ना, कि जॉर्डन पीटरसन के क्लीन यूर होम बिफोर रूलिंग यूर द, मतलब कि अगर आपके इस तरह की जुमला है, मैं एग्जैक्ट कहूँ कि आप दुनिया को संवरने के लिए निकले हो या मुल्क को, तो हाउ डेयर यू कि आप अपने घर को पहले तो ठीक करा दो, ठीक है। अपने घर को पहले ठीक, तो पहले अपने आप को ठीक कराना है, फिर अपने घर को ठीक कराना है। पहले अपने आप को, घर को भी नहीं, फिर अपने फैमिली मेम्बर से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो है ना, ये है हायरार्की। फॉर एग्जांपल, आपने मुझे ठीक करा दिया, मैं आपका घर का मेम्बर हूँ, मैं दूसरे को ठीक कराऊंगा, तीसरे को, ये हायरार्की चलती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से मुल्क के ठीक होते हैं। मैं इंडिविजुअलिज्म का सपोर्टर हूँ। हम मुल्क के थ्रू कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। हमने ये करना है ना कि हमने सिर्फ एक बंदे को ठीक कराना है, वो अपने आप है। जिस दिन हम अब ठीक हो गए ना, वो मैं कहता हूँ कि जिस दिन आपने अपने आप को अंडरस्टैंड कर दिया ना, तो उस दिन आपने दुनिया को अंडरस्टैंड कर दिया। तो जिस दिन आपने अपने आप को ठीक करा दिया ना, तो आपका अभी जो है ना जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को, फिर अपने फ्रेंड को, फिर ऐसे आराम आराम से वो आएंगे, फिर सोशली आओगे। अगर आपके खुद अपने घर में मसले चल रहे हैं, ठीक है। वो एक आजकल मीम भी वायरल हुई थी कि डॉक्टर के पास एक बंदा है, कि डॉक्टर उससे पूछे कैसे हो, कि ठीक ठाक। उसको फिर मेरे पास आए क्यों हो, सही, कि मेरे पास आए क्यों हो, कि ठीक ठाक हो तो मेरे पास आए क्यों हो। तो इसलिए अपने आप को ठीक करना है, फिर मुल्क के बारे में सोचेंगे, और स्पेशली फिर यूएस के बारे में सोचेंगे इंशाल्लाह। फिर पूरी दुनिया के बारे में सोचेंगे। हाँ, यूएस के बारे में सोचेंगे, वहाँ जाएंगे। और फिर जो है ना ह्यूमनिज़म, मैं तो कहता हूँ कि कन्फ्यूजन के जो फिलॉसफी है उसको मानता हूँ, कि हमारा जो जो अंडर स्काई जितने भी लोग रह रहे हैं ना, ये सारे ह्यूमन हैं। सब के साथ ना कोई बॉस, कोई तफर्रुक, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। डजन मैटर क्या फ़िरका है, क्या मज़हब है, कौन सा रिलीजन है, कौन सा कास्ट है, जेंडर क्या है, लैंग्वेज कौन, डजन मैटर फॉर मी, मेरा ये मानना है। और फिर मुल्क को भी, जब जिस दिन आपने और मैंने अपने आप को ठीक कर दिया ना, तो फिर हमारे पास एक कॉन्फिडेंस भी होगा और अथॉरिटी भी होगी, कि हाँ, हम अगर किसी को कह रहे हैं ना, तो उस बात में तो हमने भी किया हो ना। ये ना हो कि दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत बन जाए। मुजीब, तुम्हारे अभी फ्यूचर में क्या प्लान है, स्पेशली कंटेंट के बारे में कहना चाह रहा हूँ। यार, अभी बहुत कुछ चीज़ें, पिछले 1 साल से मैं जो है ना कंटेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, सिर्फ लिखने के ऊपर। मैं लिख रहा हूँ डेली बेसिस पर, मैं 1000 वर्ड्स लिख रहा हूँ। तो ये है कि अब एक तो पॉडकास्ट ऑलरेडी चल रहा है, आपको पता है, उसके ऊपर हमने डिस्कस। दूसरा जो है ना, मैं एक्स, जो अभी एक्स बन गया है, ट्विटर जो फॉर्मली था, और लिंक्डइन के ऊपर मेरा न्यूज़ लेटर आ रहा है। न्यूज़ लेटर डेली कर रहे पोस्टिंग? हाँ, डेली बेस, वहाँ पर पोस्टिंग तो डेली कर रहा हूँ। न्यूज़ लेटर वीकली होगा, और कुछ टेम्पलेट्स, कुछ लीड मैग्नेट पे आ रही है, कि जो कुछ चीज़ें हमने आज यहाँ डिस्कस की, तो उसका अच्छा फॉर्म टेम्पलेट के साथ आएगा, कि अपने सिस्टम कैसे बनाने हैं, SOPs हो गए, अपने आप को कैसे मैनेज करने, ये सारी चीज़ें आ रही है कंटेंट के हवाले से। स्पेशली वो, क्योंकि वो इंग्लिश में है, वो उसको मैं फेसबुक के ऊपर पोस्ट नहीं करता, तो वो लिंक्डइन और साथ में एक्स के ऊपर और न्यूज़ लेटर अनाउंस कर दूंगा सून। न्यूज़ लेटर क्या है, मतलब ये? न्यूज़ लेटर ये होता है ना कि आप हफ्ते में जो है ना एक न्यूज़ लेटर सेंड करते हैं। आपने शायद किसी का सब्सक्राइब किया होगा। सही है। तो उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल, उसमें आप नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जिस तरह ब्लॉग टाइप होता है, कि फॉर एग्जांपल आज हमारा न्यूज़ लेटर कि हाउ टू क्रिएट सिस्टम फॉर क्लाइंट रिटेंशन, हाउ टू क्रिएट सिस्टम फॉर क्लाइंट रिपोर्टिंग, हाउ टू क्रिएट सिस्टम फॉर पॉडकास्टिंग, ये भी एक न्यूज़ लेटर होगा वैसे, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं इस तरह सिस्टम, मतलब उसमें वो सिस्टम हो गया, वो बंदा अपने से कॉपी करके अपने से अपने लाइफ में जो है ना एक्शनेबल लफ्ज़ में भूल गया, क्रिएट कर सकता है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। हाँ, इम्प्रूव कर सकता है। और वो जो थियोरेटिकल नहीं होगी, वो प्रैक्टिकली स्टेप होंगे। हाँ, वो उसके लाइफ में कुछ ना कुछ नया ऐड हो जाएगा। एग्जैक्टली। अगर उसको बिल्कुल ना लाए। जाते हुए, एंड में जाते हुए, मुझे कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो?
हमारे व्यूवर्स को? अच्छा, एक कहानी भी है, उसके साथ मैसेज भी है, सुना दूं? सुना दे। यार, एक सर्कस था और वो चल रहा था सर्कस, और उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपना फ़न दिखा रहे थे। तो उसमें एक बंदा एक बहुत सूट बूट में तैयार होकर आ रहे, तो उसके साथ एक बैग था, और वो बैग में वो सर्कस वाले को कहते हैं कि इसमें एक कुत्ता है, डॉग, और ये बहुत अच्छे तरीके से पियानो जो है ना वो बजा सकता है, पियानो का ये मास्टर है। उसने कहा भाई क्या हो गया आपको? तो उसने कह दिया कि आप देख तो लो। तो उसने बैग से कुत्ते को निकाला, और उसने जो कुत्ते ने पियानो बजाना स्टार्ट किया, तो ऐसे सुर ऐसे तार चढ़े ना कि सब लोग दंग के रह गए, और सब लोग खामोश उसको ही सुन रहे थे कि भाई कुत्ता और कैसे पियानो की कौन कौन से सुर और तार और कैसे म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस टाइम होता कुछ यूँ है कि एक बड़ा कुत्ता आ जाता है। अच्छा। बड़ा कुत्ता आ जाता है अंदर सर्कस में, तो उस कुत्ते को आगे कर लेते हैं और सर्कस से निकाल देते हैं। सब लोग हैरान रहते हैं। तो सर्कस वाला आ जाता है उस बंदे के पास, यार आप लेकर आए और अब ये लेकर ये क्या सीन है? उसने कहा कि ये जो कुत्ता आया ना ये इसकी अम्मी थी। ठीक है। तो वो इस कुत्ते को जो है ना डॉक्टर बनाना चाहती है अपने बेटे को। सही। ठीक है। तो अच्छा, इसमें मेरा जो एडवाइस है अब इस कहानी से ही रिलेटेड है, अब ये है कि देखो अपने पैशन, जो आप नेचुरली जिस चीज़ में आप टैलेंटेड हो उसको फॉलो करो। ना माँ बाप के लिए, ना किसी की खुशी के लिए, ना किसी के मान के लिए, ना किसी से compete करने के लिए, ना दोस्तों के ताने सुनने के लिए, या मुआशरे के जो मुआशरे में हो रहे हैं उसके लिए, या ट्रेंड के साथ चलने के लिए अपने आप को मत बदलो। जो आपको चाहिए या जो आपको बनना है ना उसकी ऊपर ही काम करो। भले तो भले, बुरे तो बुरे, जो भी हो ना बस अपने आप ही रहो। जो आप हो ना, मतलब बी योर सेल्फ। जो आप बनना चाहते हो, जो आपके इनर एक वो है ना कि यार मैंने म्यूजिशियन बनना है, मैंने सिंगर बनना है, मैंने पॉलिटिशियन बनना है, मैंने स्पोर्ट्समैन बनना है, तो अपने माँ बाप के खातिर, लोगों के तानों के खातिर, या किसी को मान रखने के खातिर अपने आप को मत बदलो। वरना आप में जो नेचुरल टैलेंट है और यूनिकनेस है ना, उसमें जिस तरीके से आप अपना नाम बना सकते हो और जहां आप ग्रो कर सकते हो, दूसरे स्किल में नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वासिफ अली वासिफ का एक कोटेशन है उसके ऊपर कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका ज़रिए माश उसका शौक होता है। सही माशाल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया तुम्हारा यहाँ आने का, बड़ा मज़ा आया तुमसे बात करके। और इंशाल्लाह अगर रही हुई तो फिर एक दफ़ा फिर तुम्हें बुलाएंगे, और एक ऑनलाइन की भी स्ट्रेटजी पे हम काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा यहाँ आने का। नहीं, अब तो ये सिलसिला साथ रहेगा। थैंक यू यार, इट्स नहीं करते प्लेजर टू टॉकिंग विद यू। आई होप कि आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।